तो लास्ट क्लास में हमने रिवोल्यूशनरी फेज किए थे इंटरनेशनल वाले, है ना। आज हमें इंटरनेशनल का एक ही सेक्शन अफगानिस्तान बचा हुआ था और नेशनल वाले रिवोल्यूशनरी फेज हमें स्टेट वाइज टैकल करने थे। हर स्टेट में रिवोल्यूशनरी फेज नहीं हुए हैं, कुछ स्टेट्स में हुए हैं, उन्हीं को हमें डिस्कस करना है मेनली। अगर बात करेंगे अफगानिस्तान की, तो 1915 में अफगानिस्तान में भारत की पहली आजाद गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, है ना, इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया की, जिसको जर्मनी ने एज अ गवर्नमेंट कंसीडर भी किया था, ठीक है। और 1915 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला ही टाइम है, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट आपके महेंद्र प्रताप और पीएम आपके बरकतुल्लाह बने थे। इतना बात याद रखनी है बात आपको। और दूसरी बात एक और याद रखनी है, इसी के साथ हम बता देते हैं आपको, भारत में अंग्रेजों के जाने से पहले भारत की ही भूमि पे पहली आजाद हिंद गवर्नमेंट कहां बनी थी? अंडमान और निकोबार में। और एक बात याद रखो, अंग्रेजों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट में इंडिया का सबसे पहले कौन सा भाग आजाद किया गया था, आजाद कराया गया था? कुछ भी बोल सकते हो। तो बलिया, सुना है हमने? बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बलिया, इसको उसको कहते हैं बागी बलिया, ये कोटेशन आपने शायद सुनी हो। तो बलिया इंडिया का पहला ऐसी जगह थी जो सबसे पहले आजाद हुई थी एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, और पहली बार वहीं पे सरकार बनी थी, मतलब इन मेनलैंड इंडिया। पूरे इंडिया में अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार यानी भारत से बाहर पहली सरकार तो अफगानिस्तान। याद रखना इसको, समझ गया ना तीनों कहानी। क्विट इंडिया मूवमेंट में वो बलिया वाली कहानी और हम अच्छे से बता देंगे आपको, वहां पे लिखा देंगे। नेशनल रिवॉल्यूशन में सबसे पहले दिल्ली में चलते हैं, चांदनी चौक की तरफ। तो पहला केस चांदनी चौक पे हार्डिंग की बग्घी के ऊपर बम डालने का होता है, और ये 1912 में देखने को मिलता है, हमने बताया था आपको, है ना। जब कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो रही थी कैपिटल, तभी ये बम केस हुआ था। रास बिहारी बोस, मनमथ विश्वास, मनमथ विश्वास, है ना, इसमें आपके मनमथ विश्वास थे, इनके भैया बसंत विश्वास, अमीर चंद, ये थे। इस केस के बाद रास बिहारी बोस तो सीधे कहां भाग गए थे? जापान में। जापान में 1942 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, याद आया? IIL, है ना। और इन्होंने आजाद हिंद फौज को बनाने में भी अपना रोल प्ले किया था। किसने? रास बिहारी बोस ने। समझ गए बात को? क्लियर है? इसके बाद अमीर चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी, जो इनके गैंग से रिलेटेड लोग थे, इनके ग्रुप से रिलेटेड लोग थे, इन तीन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सूली पे लटका दिया, हैंग कर दिया। वहीं पे बात करेंगे तो एक और हमें बॉम्ब केस मिलता है, यानी बॉम्ब फेंकने वाला केस, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आता है। मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरपुर दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मुजफ्फरनगर इज इन यूपी एंड मुजफ्फरपुर है बिहार में। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों ही किंग्सफोर्ड की बग्घी पे बम डालते हैं। उसके फैमिली मेंबर्स इसमें आहत हो जाते हैं, कोई मरता नहीं, समझ गए। लेकिन इनको भी क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दी जाती है, हैंग कर दिया जाता है इन दोनों को भी, ठीक है। ये बिहार का केस, ये दो बॉम्ब केस याद रखना। बॉम्ब केस यही दो फेमस है, एक चांदनी चौक का, चांदनी चौक तो बॉम्ब के लिए फेमस ही हो गया है ज्यादा अभी। ठीक है। अगला मद्रास। मद्रास में अगर चलेंगे तो भारत माता कमेटी, या फिर इसे बोल सकते हो भारत माता एसोसिएशन, इसको फॉर्म किया था वांची अय्यर और नीलकंद। नीलकंद नाम था इनका, नीलकंठ लिख दिया है हमने, नीलकंद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी नाम की। नीलकंद ब्रह्मचारी, इन दोनों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था भारत माता कमेटी या भारत माता एसोसिएशन। 1910 में फॉर्म हुआ था। और बाद में वांची अय्यर ने क्या किया? 1911 में डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर बम डाल, डिस्ट्रिक्ट जज को मार दिया, बम नहीं डाल दिया, मार दिया, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो गई और वांची अय्यर को हैंग कर दिया गया। पंजाब में भारत माता सोसाइटी बनी थी। भारत माता कमेटी या एसोसिएशन मद्रास से रिलेटेड है और भारत माता सोसाइटी इज रिलेटेड टू पंजाब।
इसके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा रोल कहीं ना कहीं हम कहेंगे तो सरदार अजीत सिंह और जतिन मोहन चटर्जी का था। ये दो सबसे बड़े इसके लीडर्स थे, दोनों ही, जतिन मोहन चटर्जी और सरदार अजीत सिंह। इस ऑर्गेनाइजेशन जब ये धीमा होने लगा, तो जब क्या होता था, धीमा ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो जाता था, क्योंकि अंग्रेज ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के पीछे पड़ जाते थे। तो यहां से लाला हरदयाल भाग जाते हैं यूएसए, और यूएसए में लाला हरदयाल, हमने बताया था आपको, इन्होंने गदर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था 1913 में, याद है, यही वो लाला हरदयाल है जो कि कहां से जा रहे हैं पंजाब से। इसलिए आपने देखा कि बहुत बड़ा एक ग्रुप यूएसए और कनाडा में पंजाबी का जो है बसा हुआ है, रीजन ये भी है उसके कारण एक, कि यहां से जो भी आपके रेवोल्यूशनरी गए थे वो पहले वहीं गए थे, तो फिर धीरे धीरे उनके परिवार करीब वाले सब, है ना। लाला हरदयाल के साथ अमीर चंद को हैंग कर दिया गया, ये समझ में आ रहा है आपको? 1912 में हुआ, इसके बाद हैंग कर दिया गया था। बंगाल में अनुशीलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बंगाल में अनुशीलन समिति सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। अनुशीलन समिति एक ऐसा स्कूल है जो यंगस्टर्स को योगा सिखाता है, योगा क्लासेस, एक्सरसाइज क्लासेस फॉर यंगस्टर्स। और ये यंगस्टर्स को योगा नहीं सिखाता है, ये पर्दे के पीछे गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाता है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो सामने कुछ और पीछे कुछ और, हाँ बिल्कुल। ये अनुशीलन समिति कलकत्ता में ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि दो अनुशीलन समिति होगी इसकी एक ब्रांच ढाका में भी जाएगी। ढाका भी तब बंगाल का पार्ट था, कलकत्ता भी बंगाल का पार्ट। जो ओरिजिनल है वो एस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता में 1902 में, फिर इसी की ब्रांच 1905 में कहां पहुंच गई, ढाका में। उसको जो है लीड करने वाले व्यक्ति का नाम पुलिन बिहारी दास था। इसको अनुशीलन समिति को फॉर्म करने वाले चित्तरंजन दास, प्रथमनाथ मित्र और अरविंदो घोष, इसके साथ साथ सिस्टर निवेदिता, है ना। अरविंदो घोष के भाई का नाम था बरिंदर कुमार घोष, बीके घोष। और बरिंदर कुमार घोष ने एक मैगजीन, युगांतर मैगजीन, जो हमने आपको वहां भी बताई थी, युगांतर आश्रम, और पहले उनमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी युगांतर था, है ना। तो युगांतर मैगजीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आपकी अनुशीलन समिति से रिलेटेड थी। एक बात यहां पे याद रखेंगे कि इसमें अरविंदो घोष का पार्टिसिपेशन रहता था, लेकिन इस मैगजीन में इनका नाम नहीं रहता था, ठीक है, क्योंकि इस मैगजीन से अलग रहना चाहते थे अरविंदो घोष, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक से दूसरे लिंक बना दी थी ना, तो वो दूर रहना चाहते थे। तो बरिंदर कुमार घोष का ही इसमें नाम आता है। बाकी स्वामी विवेकानंद के भाई का भी नाम आता है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दत्त करके था। वही तो, युगांतर आश्रम, हाँ करो जरा फिर। हाँ, तो सारी रिलेटेड चीजें हैं, हमने इसीलिए बताया था युगांतर बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था हमने। बरिंदर कुमार घोष, एग्जाम का क्वेश्चन भी है आपके, क्वेश्चन सेट कर रहे हैं सीडीएस के। उपेंद्र नाथ दत्त नहीं, और होंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त, हाँ क्लियर, भूपेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के भाई का भी रोल था इस मैगजीन में, जिनका नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त, ये बता रहा हूं मैं, संजय दत्त। समझ गए बात को? क्लियर है इतना, है ना। अब ये जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। अरे संदीप, देखिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चापेकर बंधु तीन भाई थे, दामोदर हरि, वासुदेव हरि और बालकृष्ण हरि चापेकर। इन चापेकर बंधुओं ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाया अंग्रेजों के खिलाफ। महाराष्ट्र का पहला नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था ये, इसका कोई नाम नहीं था, सीक्रेट था,
चापेकर ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, 1896 में फिर दामोदर हरी चापेकर, बहुत खतरनाक आदमी थे, और बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक तो क्वीन विक्टोरिया का जो वो लगा था स्टैच्यू, उस पे कालिख पोत दी, और साथ में कुछ दिन बाद रैंड और आर्महर्स्ट को जान से मार दिया। इसके बाद चापेकर बंधुओं को पकड़ लिया गया और ब्रिटिश सरकार ने इनको हैंग कर दिया। समझ के बात को। इसी के आगे महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मित्र मेला। मित्र मेला का भी काम व्यायाम सिखाना ही है, और व्यायाम के सहारे गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाना है। समझ गए। गणेश सावरकर और बीडी सावरकर इसके दो प्रमुख लीडर्स हैं। विनायक दामोदर सावरकर को आप जानते ही हो, है ना। इन्होंने जो है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की। ये लोग जजों को मारते थे क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय जज ही करते थे। अभी हमने आपको बताया था मुजफ्फरपुर में दो लोगों ने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किसको मारा था, बम डाला था, वो भी किंग्सफोर्ड, वो भी क्या था, डिस्ट्रिक्ट जज। समझ रहे हैं। तो ये लोग टारगेट इनको ही करते थे। जब विनायक दामोदर सावरकर के ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिटिश ढूंढने लगा तो इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया, अभिनव भारत समाज 1908 में कर लिया। 1908 में अभिनव भारत समाज करके जब विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिशर्स ने पकड़ के इनको सजा भी दी काला पानी के अंडमान निकोबार में सजा काटने के बाद ये ब्रिटेन चले गए, और आपको पता है इंडिया हाउस में रुके थे जाके, किसके पास, भीकाजी कामा पेरिस में थी, है ना। हाँ, और स्टुटगार्ट जर्मनी में उन्होंने पहला झंडा लहराया था। लाला हरदयाल भी थे, लेकिन मैन आदमी कौन था, कृष्ण। मैन आदमी हमने बताया था इंडिया हाउस का तुमको, श्याम जी कृष्ण वर्मा। अरे यार, यही तो नहीं भूलना है, ये तो मैन व्यक्ति हैं इंडिया हाउस के, लीडर हैं ये इंडिया हाउस के, जो कि ब्रिटेन में एस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, समझ गए इतनी बात को यहां तक, ठीक है। ये ब्रिटेन में चले गए। मित्र मेला का मेन लीड रोल किसने प्ले किया था, दामोदर ब्रदर्स ने, और चापेकर ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय चापेकर ब्रदर्स। दोनों ही कहां पे, महाराष्ट्र में। ऐसे भी आ जाता है मैचिंग के लिए, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेट से रिलेटेड रिलेशन रखता है, कौन से एरिया से रिलेशन रखता है, तो एरिया और ऑर्गेनाइजेशन दे देते हैं वो लोग। ईयर दे सकते हैं, मतलब ईयर इतना वो नहीं करता है मैटर, जितना उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग कहां पे और उसकी वर्किंग ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं कानपुर। कानपुर में दो काम बहुत खतरनाक हुए हैं, और दोनों काम बहुत ही खतरनाक थे। एक काम जो है वो हम बाद में सीखेंगे, है ना, लेकिन एक काम अभी सीख रहे हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है 1924 में कानपुर में, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके फॉर्म में जो जिसने बनाया था जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन सान्याल, या इनको सचिंद्र नाथ सान्याल भी बोलते हैं। दोनों नाम मिल जाएंगे, एक ही व्यक्ति हैं, सचिन सान्याल या सचिंद्र नाथ सान्याल, एक ही व्यक्ति हैं। इन्होंने इसको फॉर्म किया, और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था रिवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म, एकदम खतरनाक वाला रिवोल्यूशन लेके आना है। समझ रहे हैं। तो टेररिस्ट रिवोल्यूशन है इनका काम, है ना। और लेटर इसको भगत सिंह ने भी ज्वाइन कर लिया था, 1924 में ही भगत सिंह ने इसको ज्वाइन किया। और पहला इंसिडेंस इन्होंने किया काकोरी ट्रेन केस। 8 डाउन ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। काकोरी नामक जगह पे इसको लूट लिया गया। लूटा क्यों था, क्योंकि ये इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन, पूरे देश में घूमना, काम करना, पैसा कहां से आएगा, तो कहीं से तो आएगा। तो सरकार का खजाना जा रहा था भर के ट्रेन में, वही डिब्बा लूट लिया जिसमें खजाना था, है ना। यहीं पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भगत सिंह के द्वारा दिया गया। क्या स्टेटमेंट दिया गया, मां है मेरी, उसको हाँ, है ना। यानी भगत सिंह की मां जो थी उनको कोई
तो देखने वाला करने वाला नहीं था, साथ में पैसे देने वाला भी नहीं था। तो भगत सिंह के दोस्तों ने कहा कि आप कुछ पैसे इसमें से अपनी माँ के भी पास भेज दो तो उसके खाने पीने का हो जाएगा। तो भगत सिंह ने बोला वो माँ मेरी ही माँ नहीं, पूरे देश की माँ है, कोई भी देश का बच्चा उसको खाना खिलाएगा, लेकिन ये पैसा हम किस में लगाएंगे? रेवोल्यूशन में। समझ के बात को? काकोरी इंसिडेंस जरूर हुआ, लेकिन काकोरी इंसिडेंस को अगर मैं बोलूं तो पूरा फेल हुआ ये। देखो पैसा तो मिल गया, लेकिन लोग क्या कर लिए गए? अरेस्ट कर लिए गए। तो ये खुफिया एजेंसी खुद इन्हीं के अंदर कोई बना हुआ था, समझ रहे हैं? तो ये फेल हुआ क्योंकि यहां पे 4 लोग अरेस्ट किए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजन लाहिरी, रोशन सिंह, और चारों को फांसी की सजा दे दी 1925 में। जैसे ही फेल हुआ वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम भी बदल दिया गया, नाम रख दिया गया। अच्छा, इसके पहले सॉन्डर्स की भी हत्या हुई है, लेकिन सॉन्डर्स पे चलेंगे, पहले ये समझ लो ये एक ही लाइन में है ना? तो इसका HSRA नाम हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें एक नया व्यक्ति जो सब और बड़ा चेहरा बनता है वो ऐड हुए, आजाद चंद्रशेखर, और ये नाम चेंज हुआ दिल्ली के ही फिरोज शाह कोटला मैदान में। समझ गए बात को? इतनी क्लियर है कहानी एकदम, है ना? अगला काम क्या होता है, हमने आपको बताया था साइमन कमीशन के समय पे लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। जेम्स स्कॉट ने वो लाठी मारी थी लाला लाजपत राय के सर में। तो लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे भगत सिंह लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय भी लाहौर से थे, भगत सिंह भी लाहौर से थे, हमने ये बात आपको ऑलरेडी बताई है। तो भगत सिंह इनका बदला लेने के लिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी करते हैं, समझ रहे हैं? लाहौर कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और लाहौर कॉन्स्पिरेसी में भगत सिंह किसको मार देते हैं? सॉन्डर्स को मार देते हैं, सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। मारा स्कॉट ने था, सॉन्डर्स को मार देते हैं, क्योंकि स्कॉट को किसी ने तो ऑर्डर दिए होंगे, तो सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। तो इसको किलिंग ऑफ सॉन्डर्स बोलो या लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोलो, ये दोनों ही एक ही चीज है। अक्टूबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु मिलके ये जो है इस काम को अंजाम देते हैं। साथ में एक और काम करते हैं, पूरे लाहौर में ब्रिटिश के खिलाफ, तो ब्रिटिश के खिलाफ जो है एडवर्टाइज करते हैं। तो ब्रिटिशर्स को एक और यहाँ पे जॉन सॉन्डर्स बड़ा था, बड़ा ऑफिसर था जिसने ऑर्डर्स दिए थे। जेम्स स्कॉट कांस्टेबल था। समझ के बात को? क्लियर बात है इतनी? हाँ, चले आगे, इतनी बात क्लियर हो गई। अगला काम भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ किया। बटुकेश्वर दत्त के साथ तब सेंट्रल असेंबली में बिल जो आते थे उनका डिस्कशन शुरू हो चुका था। तो 2 बिल आए थे सेंट्रल असेंबली में, जिसको आज आप पार्लियामेंट कहते हो, उसको सेंट्रल असेंबली कहा जाता था पहले। तो 2 बिल आए थे, एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये बिल क्या थे? भारतीयों के अगेंस्ट थे। तो इन दोनों लोगों ने बम बना के किसमें फेंका? सेंट्रल असेंबली, और उस जगह फेंका जहां पे कोई बैठा हुआ नहीं था, यानी किसी को कोई चोट ना पहुंचे। हमने देखो लिखा है इन एम्प्टी स्पेस। सिर्फ किसके लिए था? टू हियर डीफ ईयर, यानी बहरों को सुनाने के लिए यह बम था। टू हियर डीफ ईयर, समझ गए बात को? तो यहां से यही ऑर्गेनाइजेशन सारा काम कर रहा है। अगला काम यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी इतना बड़ा केस हो गया कि ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया। कितने? 3 लोगों को अरेस्ट किया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। अब आपसे यह भी पूछा जाता है इन्होंने कांड तो बहुत किए, लेकिन इनको फांसी किसकी सजा में मिला? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी, याद रखिएगा, सॉन्डर्स की हत्या। और 23 मार्च 1931 को, जिस दिन ये लोग मारे गए, शहीद हुए, उस दिन हम शहीद दिवस 23 मार्च 1931 को मनाते हैं। यहीं पे आपको आजाद चंद्रशेखर को भी नहीं भूलना है। आजाद चंद्रशेखर 27 फरवरी को 1931 इनकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डाटा लीक कर रहा था। तो आजाद चंद्रशेखर सबसे बड़े बहरूपिया अगर कोई था नेशनल मूवमेंट्स में, तो आजाद चंद्रशेखर थे। कोई भी पता नहीं लगा पाता था ये कौन है। बहरूपिया थे।
हर समय फेस बदल लेते थे अपना, मतलब ये इंडिया के साथ थे, अपना चेहरा बदल लेते थे, जैसे एजेंट करते हैं ना आज, कभी मूछ है कभी नहीं है, समझ रहे हो, कभी दाढ़ी है कभी नहीं है, ये था इनका काम आजाद चंद्रशेखर, इसलिए बड़े, हाँ ठीक है। अब इनको जो है अंदर से ही किसी ने जो है क्या दे दी, सूचना दे दी, और इनको जो है ब्रिटिश सरकार ने एक एल्फ्रेड पार्क था प्रयागराज में, उसमें घेर लिया। तो इनकी पिस्तौल में लड़ते लड़ते अंतिम जो वो था बुलेट बचा हुआ था, तो उन्होंने कहा हम अंग्रेजों की बंदूक से नहीं मरेंगे, तो उन्होंने खुद पिस्टल लगा के खुद ही मर गए, और उस पार्क का नाम भी चेंज कर दिया गया, आज उसका पार्क का नाम आजाद पार्क है। और यही वो पार्क है जिसमें कैनिंग ने जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता ट्रांसफर हुई, रूल ट्रांसफर हुआ, कहां से, ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन, तो इसी पार्क में खड़े होके विक्टोरिया के पत्र को, लेटर को पढ़ा था, डिक्लेरेशन को पढ़ा था। समझ गए बात को, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं। अब इसको एक बार रिवाइज कर जाओगे तो मैं सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने लास्ट क्लास में कानपुर के HRA, फिर उसे HSRA बोला हमने, है ना, एल्फ्रेड पार्क की बात बताई आपको, आजाद चंद्रशेखर ने खुद अपनी पिस्तौल से अपने को ही शूट कर लिया था, वो भी बात बताई थी। उसके बाद आज हम आए नौजवान भारत सभा पे, जो कि 1926 में बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, लाहौर के अंदर, है ना, लाहौर के ही रहने वाले थे भगत सिंह। कलकत्ता में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुशीलन समिति काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कलकत्ता के अंदर। बाकी इसके अलावा युगांतर अंजुमाने मोहिवाने वतन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1906 में इसका फॉर्मेशन हुआ। भूपेंद्र नाथ दत्त, जो कि आपके स्वामी विवेकानंद के ही ब्रदर थे ना, और वीरेंद्र कुमार घोष, सरदार अजीत सिंह, ये 3 इसके मेंबर थे। वहीं पे एक सूर्य सेन से संबंधित घटना जो आपको याद रखनी है, इसमें 2 लेडीज हैं, 2 वुमेन्स हैं जो एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, एक का नाम है कल्पना दत्त और एक का नाम है प्रीतिलता वाडेदार, ठीक है। ये इनको मास्टर दा की उपाधि से नवाजा जाता है, दा मतलब होता है भाई वेस्ट बंगाल में, है ना, और ये पढ़ाते थे इसलिए मास्टर दा, ठीक है। ये अनुशीलन समिति जो हमने बताया था गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाती थी, है ना, किसके नाम पे, योगा एक्सरसाइजेस के नाम पे, है ना, वही उसी के जो है ये कॉमरेड थे, कॉमरेड माने होता है साथी, ठीक है। तो सूर्यसेन की अगर हम बात करेंगे तो ये चिटगांव में रहते थे, आज चिटगांव आपका बांग्लादेश में आता था, तब बंगाल का ही पार्ट था। ये इन्होंने आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी एक अच्छा रोल प्ले किया था। वहीं पे इन्होंने एक आर्मी बनाई थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज को कहते हैं, जो आपकी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं बनाई गई थी, मोहन सिंह द्वारा बनाई गई थी। बाद में उसका जो कार्यभार है वो किसके पास चला गया, सुभाष चंद्र बोस के पास। इसमें अदर नाम है कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेदार और अंबिका चक्रवर्ती। अंबिका चक्रवर्ती यहाँ पे मेल है, ये दोनों फीमेल है, कल्पना दत्त एंड प्रीतिलता वाडेदार। जो आपके वो है मनोज वाजपेयी, वो लीड रोल में है, सूर्यसेन का रोल किया है उन्होंने, सूर्यसेन मूवी का भी नाम है, तो काफी अच्छी मूवी है, देखने लायक मूवी है ना। लव एंगल भी दिखाया गया है कल्पना दत्त और सूर्यसेन का, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने किया क्या था, अच्छा ये उस एरिया में अंग्रेजों को बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, और अंग्रेजों को कैसे बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, चिटगांव आर्मरी रेड, जो उनकी आर्म्स एंड आर्मुनिशन वाली जो जगह है, गोडाउन है, उसको लूट लेते हैं, और ये क्या होती है, सफल होती है, सक्सेस होती है। दूसरा इनका काम था कि टेलीग्राफ लाइनें और रेलवे ट्रैक्स सारे तोड़ दिए जाएं, जिससे अंग्रेजों की कोई भी पुलिस फोर्स यहां तक या आर्मी फोर्स यहां तक ना आ पाए। लेकिन वो इनका जो है प्लान फेल रहा। तीसरा प्लान, पूरे ही बंगाल के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर से अंग्रेजों को बाहर भगाने की कोशिश, और पूरे ही बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। लेकिन इनके अंदर से ही जो है एक विश्वासघाती निकलते हैं नेत्रसेन, जो कि विट्रे कर देते हैं, और इसकी वजह से ये पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद इनको 1931 में फांसी की सजा दे दी जाती है।
सूर्यसेन का बहुत बड़ा रोल है बंगाल की तरफ। चिटगांव का नाम सूर्यसेन, मतलब कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेदार, तीनों नाम याद रखने हैं आपको यहाँ पे। समझ गए? आगे चलते हैं सुभाष चंद्र बोस की तरफ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ये बताया था हमने आपको पहले भी, है ना। अच्छा, इन्होंने 1920 में 24 साल की उम्र में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, चौथा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन 1921 में इन्होंने क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया, और महात्मा गांधी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद ये एक्टिवली पार्टिसिपेट किए कांग्रेस में, और कांग्रेस के 2 सेशन के लगातार ये प्रेसिडेंट बन गए। जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने थे त्रिपुरी सेशन के 1939 में, तो गांधी जी ने कहा हाँ कोई और, क्योंकि गांधी जी ने जो अपना जो पार्टिसिपेंट खड़ा किया था वो हार गया, पट्टाभी सीतारमैया हार गए। तो फिर जो है गांधी जी को लगा, और उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको रिजाइन दे देना चाहिए, और कांग्रेस कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रवादी नीतियों को खोती जा रही है, ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था, है ना। और गांधी जी का एक और स्टेटमेंट, बड़ा वायरल स्टेटमेंट है, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय दिया था। इस स्टेटमेंट को ध्यान भी रखना है तुमको। गांधी जी ने बोला था, मैं इस देश की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ी संस्था खड़ी कर सकता हूं। गांधी जी को घमंड आ गया था। ऐसा तुम सोचोगे नहीं गांधी जी ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं, समझ रहे हो। 1942 में गांधी जी ने पता नहीं क्या खा लिया था, जो उनका वो था, जो मतलब होता है ना पर्सनालिटी, उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो कभी गांधी जी ने नहीं कहा मारो, वहां पे क्या कह रहे हैं, करो या मरो। ये स्टेटमेंट नॉन वायलेंस दिखा रहा है या वायलेंस दिखा रहा है? वायलेंस दिखा रहा है ना। दूसरा स्टेटमेंट, मैं देश की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ी संस्था खड़ी कर सकता हूं, है ना। तो ये 1942 के समय पे आए हुए गांधी जी के स्लोगन है, ठीक है, समझ गए बात को। अब आगे चलते हैं। 1939 के बाद जब गांधी जी ने इनको फोर्स किया, प्रेशराइज किया, तो इन्होंने क्या दे दी? रिजाइन दे दी। और रिजाइन देने के बाद इन्होंने खुद अपनी एक पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। और उसमें थोड़ा सा अंग्रेजों को यह लगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक नई पार्टी बना रहे हैं, नया एक और फ्रंट खड़ा हो रहा है, तो अंग्रेजों ने फॉरवर्ड ब्लॉक को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, और सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट कर दिया एल्गिन रोड कलकत्ता में। शिशिर बोस, सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे शिशिर बोस की सहायता से ग्यासुद्दीन पठान का रूप धारण करके अफगानिस्तान पहुंच गए। ठीक है, अफगानिस्तान से इनको राम ठाकुर करके एक व्यक्ति मिलता है, वो इनको कहां पहुंचा देता है? सीधा रूस। और रूस से ये चले जाते हैं ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। ऑस्ट्रिया में विवाह करते हैं, जर्मनी में मिलते हैं जाके किससे? हिटलर से। वो कहानी आप सभी को पता है। अब यहाँ पे जर्मनी में हिटलर से मिलने क्यों गए? देखो, ये है द्वितीय विश्व युद्ध की बात चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, है ना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। देखो, जर्मनी किससे भिड़ी हुई है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड और जर्मनी दुश्मन। ये गए यहां से इंडिया से कौन? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा देखो, जो तुम्हारा दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है। तो अब यहां से हिटलर ने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम जाओ जापान, क्योंकि जर्मनी के साथ जापान था, तभी जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए ने बम डाले थे, ठीक है। जापान था जर्मनी के साथ, है ना। तो उसने कहा देखो, एशिया की जो कहानी है ना, वो जापान देख रहा है, जापान तुम्हारी सहायता करेगा, हम यूरोप की कहानी को देख रहे हैं, है ना। तो फिर ये जाते हैं कहां? जापान। समझ के बात को। अब इसी के आगे की कहानी आजाद हिंद फौज की है, लिख लो अब जो बचा हुआ है। आजाद हिंद फौज। अब आजाद हिंद फौज बनी कैसे, ये समझो पहले। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान था जर्मनी की तरफ। एशिया में जितनी भी कॉलोनी बना रखी थी अंग्रेजों ने, उन सारी कॉलोनी पे जापान ने कब्जा किया, मतलब फाइट की। और सिंगापुर और म्यांमार वाले पूरे इलाके को अंग्रेजों से जीत लिया किसने?
जापान ने। अच्छा, भारत की ही सेना सिंगापुर और जापान में थी, ये बात पता है आपको? अंग्रेज जो सैनिकों को रिक्रूट करते थे वो इंडियंस ही रिक्रूट होते थे, तो इंडियंस को ही रिक्रूट करके उसने जो है रखा हुआ था। कहां? म्यांमार और सिंगापुर में। तो वो वर्ल्ड वॉर की थी, वो वर्ल्ड वॉर की बात थी सिर्फ, और वर्ल्ड वॉर होगी, है ना? बंद कर दो यार, ठीक है। तो गांधी जी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिक्रूट कर रहे थे, वो तो वहां जाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज जो भारत में अपनी आर्मी बनाते थे उसके लिए जो सैनिक होते थे, है ना, उनको रिक्रूट इंडिया से ही करते थे। अगर वो सैनिक रिक्रूट करके लंदन से लाते तो पूरा इंग्लैंड खाली हो जाता, फिर भी कमी बच जाती क्योंकि इतनी जनता है ही नहीं वहां पे, है ना। आज भी यूपी से छोटा है इंग्लैंड, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो काफी छोटा है है ना। तो अब म्यांमार और सिंगापुर में सेना भारतीय है, सैनिक सारे। अब सारे सैनिकों को बंदी किसने बनाया? जापान ने, क्योंकि जापान ने कब्जा किया हुआ है हर जगह पे, है ना। तो इन्होंने इम्प्रिजन कर दिया सबको, ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचे और जापान से बात की जाके, तो जापान ने कहा बिल्कुल हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, और सुभाष चंद्र बोस ने भी बोला हमें छोटी सी हेल्प चाहिए कि आप सारे सैनिक जो है, जो आपने बंदी बनाया वो हमको दे दो। ठीक है, ले लो। तो उन सैनिकों के साथ आजाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी बोलते हो, आईएनए भी बोलते हो आप, उसको फॉर्मेशन करने का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। कैप्टन मोहन सिंह के साथ सिंगापुर में ये सारे बंदी थे, तो कैप्टन मोहन सिंह ने 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज को फाउंड किया, और फिर 5 जुलाई 1943 को इसके चीफ के रूप में डिक्लेयर कर दिए गए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस फिर जाते हैं कहां पे? सिंगापुर में, और सिंगापुर में एक भाषण देते हैं। अच्छा, इसका आज भी आपने सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, है ना। ये मार्चिंग सॉन्ग था आजाद हिंद फौज का। इसको कैप्टन रमेश सिंह ठाकुर ने लिखा था, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से थे ये, ठीक है। और फिर जो है आपके सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं सिंगापुर, और सिंगापुर में एक तड़कता भड़कता भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। उसमें 2 स्लोगन देते हैं जो आपने सुने हैं। एक सुना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और यही कहते हैं कि हमें कहां चलना है अब? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिल्ली चलो मूवमेंट अगर पूछा जाए, दिल्ली चलो आंदोलन, तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। 1942 के समय में दिल्ली चलो नारा जो है, आंदोलन जो है, मूवमेंट जो है, वो जवाहरलाल नेहरू, और दिल्ली चलो नारा जो है किसने दिया, स्लोगन किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 16 जुलाई 1944 को इन्होंने एक रेडियो की स्थापना की जिसका नाम था आजाद हिंद रेडियो, और इस रेडियो से ही गांधी जी को क्या बोला इन्होंने? राष्ट्रपिता। और साथ में वो 1944 में ही आजाद हिंद फौज ने अपना तिरंगा झंडा लहराया, और यहीं से इन्होंने अपनी तैयारियां शुरू की। और तैयारियां शुरू करने में आजाद हिंद फौज ने 2 कंटिजेंट बनाए, एक मेल कंटिजेंट और एक फीमेल कंटिजेंट। फीमेल कंटिजेंट में एक ही ब्रिगेड थी जिसका नाम था रानी झांसी ब्रिगेड, जिसकी कमान संभाल रही थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, है ना। और मेल कंटिजेंट में 4 ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। नेहरू ब्रिगेड जीएस ढिल्लो यानी गुरदयाल सिंह ढिल्लो, वहां पे भी लिखे हैं आपके, है ना। और गुलजारा सिंह, इनायत खान और सहनवाज खान। सहनवाज खान सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीबी थे, ठीक है, इसलिए सुभाष ब्रिगेड के याद रखना इनको, सहनवाज खान थे इसके लीड कर रहे थे इसको। इसके बाद हुआ क्या कि रेड फोर्ट पे बाद में चलेंगे, पहले तो आजाद हिंद फौज जो है सिंगापुर होते हुए, म्यांमार होते हुए नॉर्थ ईस्ट में एंटर की ब्रिटिश आर्मी से लड़ने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में एंटर तो की, लेकिन दिक्कत हुई। यहां पे क्या दिक्कत हुई? यहां पे जो है जैसे ही इन्होंने एंटर किया वैसे ही बारिश होने लगी। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा जंगल भी हैं, तो मलेरिया से ये लोग ज्यादा त्रस्त हो गए। साथ में बारिश होने की वजह से, कीचड़ की वजह से पीछे से रसद भी नहीं आ पाई, खाने पीने का सामान और आम एंड एमुनिशंस भी नहीं आ पाए। फिर भी इन्होंने मणिपुर को अंग्रेजों से जीत लिया।
मणिपुर के जीतने के बाद थोड़ी आर्मी भी कम होने लगी, है ना। और दूसरा कारण रहा कि उधर जापान ने भी क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। उसके बाद इनके भी थोड़े से कॉन्फिडेंस लूज हुआ, मोटिवेशन कम हुआ, तो इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। सरेंडर किया तो नॉर्थ ईस्ट से सारी ही सेना को बंदी बना के अंग्रेज दिल्ली ले आते हैं। और दिल्ली में अंग्रेज बड़ा ही अजीब खेल खेलते हैं। ये अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ ट्रायल में लेके आते हैं, जिससे एक वो रहे, एक भेदभाव बना रहे। भेदभाव को इंक्रीज करने के लिए, कम्युनल टेंशंस बनाने के लिए कम्युनल एजेंडा पेश करते हैं। देखो, एक मुस्लिम भी है, एक हिंदू भी है और एक सिख भी है। तो ये कम्युनल एजेंडा पेश करते हैं अंग्रेज, और इन तीनों को ही डेथ पेनल्टी दे देते हैं। जब ये देखा जाता है तो पूरे ही देश में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत एजिटेशन हो जाता है। लाल किले में ये ट्रायल चले थे। पहला ट्रायल इन तीनों लोगों के खिलाफ था, फिर सेकेंड ट्रायल भी हुआ है, 2 ही ट्रायल हुए हैं बस, ठीक है। अच्छा, जब ज्यादा बवाल होने लगा तो इस समय जो है वायसरॉय थे बेबल, है ना। तो बेबल ने क्या किया, इनको पार्डन कर दिया कि बहुत खींचातानी हो रही है ना। अब यहां पे आके अंग्रेज बहुत डर रहे थे। बेबिल को यह नहीं पता था कि शाम को हम सोने जाएं और सुबह को उठ के आए, क्योंकि बेबिल के गेट पे पहरेदारी देने वाला सैनिक भी भारतीय है। तो इस समय पे अंग्रेज ये चाह रहे हैं हम कैसे भी भारत को छोड़ के भागे। क्लीमेंट एटली को स्टेटमेंट दे दिया था यहां के वायसरॉय बेबिल ने कि नहीं, रह ही नहीं सकते। तब क्लीमेंट एटली ने बोला था जून 1948 से पहले भारत को छोड़ देंगे हम, और जून 1948 की बात की 1 साल पहले छोड़ दिया। समझ रहे? कारण यही था क्योंकि अंग्रेजों को यह नहीं पता था कि हमारे बच्चे हम सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं। इतना डर बैठ गया था क्योंकि पूरा भारत खिलाफ हो गया था, हर जगह आलोचना थी अंग्रेजों से, है ना। दुश्मन के घर में बैठे हो तुम, उसी से पहरेदारी करा रहे हो। यहां तक आते आते अंग्रेजों की बैंड बज चुकी थी, है ना। इसलिए बहुत खतरनाक खेल माउंटबेटन, इसलिए देखा तुमने, नेहरू के काफी करीबी फ्रेंड बना के रहता था। क्या पता, है ना। तो नेशन वाइज एजिटेशन की वजह से बेबिल ने सबको पार्डन किया, माफ किया। भारत का जो फर्स्ट डाक टिकट जारी हुआ था, उस पे जो झंडा था इसका, आजाद हिंद फौज का, उसको स्टिकर लगा के जारी किया गया था। इस झंडे पे ऊपर आजाद लिखा था, नीचे हिंद लिखा था, और बीच में शेर बना हुआ था। हम शेर नहीं बनाया, वहां पे लाइन लिख दी है। ठीक है। जय हिंद जो आप आज यूज करते हो, इस आर्मी का युद्ध घोष था जय हिंद। अच्छा, जय हिंद से इनको ऑस्ट्रिया में ही, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है ना, वहां पे एक व्यक्ति रहता था जिनका नाम था चंपकरम पिल्लई। जय हिंद के शब्द से वेलकम किया था चंपकरम पिल्लई ने, किसका? सुभाष चंद्र बोस का। फिर सुभाष चंद्र बोस ने यही वर्ड इस सेना के लिए यूज किया, युद्ध घोष के लिए। समझ रहे हैं? तो यहीं से आया है जय हिंद, याद रखेंगे इसको। बाकी आजाद हिंद गवर्नमेंट 1943 में अंडमान एंड निकोबार में फॉर्म की गई थी। लिख लो भाई सारा। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था इनका वो रिवोल्यूशनरी फेज हमने कंप्लीट कर लिया। रिवोल्यूशनरी फेज में हमने रिवोल्यूशनरी फेज वर्ल्ड में कंप्लीट किया, इंडिया में कंप्लीट किया, अलग अलग स्टेट में कंप्लीट किया, आजाद हिंद फौज को हमने समझा। और उससे पहले हमने सीखा था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में। और जैसे ही साइमन कमीशन क्या करने भारत में आया था, आपको एक बात पता है कि 1909 में एक एक्ट अंग्रेज लेके आए थे, है ना, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। और 10 साल बाद एक और एक्ट लेके आए 1919, और फिर 10 साल बाद एक और एक्ट लेके आना था 1929 में, लेके आना था अंग्रेजों को, लेकिन ये लेके नहीं आए अंग्रेज। अंग्रेज क्या कहते थे कि हम समय समय के साथ तुम लोगों की सर्वे करेंगे।
और सर्वे करने के बाद तुम लोग कितने राइट्स के हकदार हो उतने राइट्स तुमको दिए जाएंगे। समझ रहे हो? यानी अभी तुम लोग रेडी नहीं हो पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए। तो जो सर्वे करने आया उस कमीशन का नाम क्या था? साइमन कमीशन। भारतीयों की सर्वे करने आया है कि भारतीयों को कितने पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। समझ गए? और इनमें 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स में कोई भी इंडियन, इसीलिए इंडियंस ने इसकी क्या की? खिलाफत। अब यहां पे क्या हुआ, मेरी बात समझना ध्यान से। अब यहां पे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि अगर तुम साइमन कमीशन की खिलाफत कर रहे हो, हमने गो बैक साइमन के नारे लगाए, काले झंडे लहराए, है ना, हड़ताल की, लाला लाजपत राय की डेथ भी हुई साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर के अंदर, लाठी सर पे लगने से, है ना। तो अब अंग्रेजों ने हमको ही ऑप्शन दे दिया कि अच्छा तुम हमारे कानूनों को नहीं मानना चाहते हो जो हम सर्वे करके बना के लाएंगे 1929 में, तो तुम अपने कानून खुद बना के दो। तो अब एक कानून का डॉक्यूमेंट किसने बनाया? मोतीलाल नेहरू ने, जिसको बोला गया नेहरू रिपोर्ट। और एक कानून का डॉक्यूमेंट बनाया जिन्ना ने, जिसको जिन्नास 14 फॉर्मूला बोला गया। अब अंग्रेजों ने कहा तुम में आपस में ही बन नहीं रही है, तो ये तुम्हारे 2 डॉक्यूमेंट कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे हम? तो ये अंग्रेज तो चाहते ही थे कि ये फेल हो, तो फेल हो गया। फिर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बना के पेश कर दी, जाके कहां पे? लंदन में। अब जैसे ही ये हुआ वैसे ही गांधी जी ने एक नई चिंगारी छोड़ दी। क्या छोड़ी चिंगारी? डांडी मार्च। डांडी एक जगह का नाम है, ठीक है। गांधी जी ने अपनी यात्रा को 80 लोगों के साथ शुरू किया, यानी खुद गांधी जी, सरोजनी नायडू और 78 और लोग, 78 और लोग। इन 80 लोगों ने अपनी यात्रा को आरंभ किया साबरमती आश्रम अहमदाबाद में जो स्थित है, और वहां से सीधे ये कहां आए? डांडी नामक जगह। डांडी कोस्टल एरिया है गुजरात में, ठीक है। इन्होंने 388 किलोमीटर की 24 दिन की यात्रा की। इन्होंने डांडी मार्च, हाँ, इन्होंने डांडी मार्च जो है शुरू किया था आपका नवसारी डांडी, ये है, ये पूरा रूट है, ऊपर से नीचे, यस, ऊपर से नीचे की तरफ। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो 388 किलोमीटर की 24 दिन की यात्रा 12 मार्च को शुरू की, और कब पहुंचे गांधी जी? 4 से 5 अप्रैल के बीच में पहुंच गए। 24 दिन की यात्रा थी ये, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, गांधी जी को करना क्या था? गांधी जी को अंग्रेज क्या करते थे? नमक पे टैक्स लेते थे। नमक खुद निकालते थे कोस्टल एरिया से और बेचते थे और टैक्स लेते थे, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा नमक तो हर गरीब की जरूरत है, तो इस पे अंग्रेजों को टैक्स नहीं लेना चाहिए। और अंग्रेजों को ही नमक बनाने का अधिकार सिर्फ नहीं होना चाहिए, कोई भी नमक बना सकता है, यह अधिकार होना चाहिए सबको। समझ रहे? तो गांधी जी ने बिना नमक पे टैक्स दिए नमक उठाया, कोसे और खाया। इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। समझ गए बात को? इसीलिए इस यात्रा को कहते हैं नमक सत्याग्रह, नमक यात्रा, नमक मार्च, डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह। एक बार तो इसका क्वेश्चन आ गया, गांधी जी ने अपना कौन सा सत्याग्रह NaCl कंपाउंड के लिए किया, NaCl केमिकल के लिए किया? समझ रहे हो? और लोग सोच में लगे, पढ़ गए कि अरे केमिकल के लिए कौन सा सत्याग्रह किया गांधी जी ने, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ट्विस्टेड है, ठीक है। समझ गए पूरी कहानी को एकदम? यानी आपने बहुत सारे म्यूजियम गए होगे तो गांधी जी की एक लाइन से लगी हुई एक वो देखी होगी, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, गांधी जी आगे चल रहे हैं लट लेके, है ना। तो वो यही है, इसका ही इंटीमेशन है। समझ गए बात को? अच्छा, अब यहां पे मैं और एक चीज ऊपर डाल देता हूं और एक लेवल और ऊपर चला जाता हूं। गांधी जी ने कितनी नदियों को पार किया इस सत्याग्रह को करने के लिए? तो साबरमती आश्रम कौन सी नदी पे बना हुआ है? कौन सी नदी पे बना हुआ है? अरे साबरमती ही नदी का नाम है ना, तभी तो साबरमती आश्रम है। साबरमती, साबरमती के बाद माही, माही के बाद नर्मदा, और नर्मदा के बाद तापी या ताप्ती। 4 नदियों को क्रॉस किया गांधी जी ने। वेस्ट फ्लोइंग, सारी वेस्ट फ्लोइंग, तो वेस्ट फ्लोइंग ही तो क्रॉस करेंगे। हाँ,
ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, 4 नदियों को क्रॉस किया था गांधी जी ने अपने इस मार्च को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? अब वहीं पे आते हैं सुभाष चंद्र बोस लाइन में। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के इस मार्च को नेपोलियन का पेरिस मार्च से कंपेयर करते हैं, और मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी, सुना है नाम कभी? अडोल्फ हिटलर सुना है? जैसा हिटलर था जर्मनी के लिए, वैसा ही मुसोलिनी था इटली के लिए, है ना? बेनिटो मुसोलिनी, और हिटलर और मुसोलिनी दोनों मित्र थे, बहुत गहरे मित्र थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे का सपोर्ट किया है दोनों ने। तो बेनिटो मुसोलिनी ऑफ इटली एंड हिटलर ऑफ जर्मनी, है ना? नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस एंड रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। ठीक है? अब मार्टिन लूथर किंग, गांधी जी के जो है फैन, ये मार्टिन लूथर किंग कौन हुए हैं? ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एक बार राष्ट्रपति हुए हैं ये अमेरिका के। ठीक है? तो इन्होंने भी एक सेम मार्च किया था ऑन द रोड्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये याद रखना है तुमको, आ सकता है क्वेश्चन वैसे तो। अच्छा, गांधी जी की ही तरह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी एक जो है अपना सत्याग्रह किया, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, वैसे ही इन्होंने अभी तंजोर कोस्ट पे जाके, तमिलनाडु के अंदर, ये तमिलनाडु है, ठीक है, तंजोर कोस्ट तिरुचिपल्ली तमिलनाडु में इन्होंने अभी सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, और इनके सत्याग्रह को बंद्योखम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। याद रखना, बंद्योखम सत्याग्रह। समझ में आ गया? क्लियर हो गया एकदम? कोई डाउट नहीं? चलो बताओ, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को किस डेट को स्टार्ट किया? ये डेट याद रखना जरूरी है, 12 मार्च। अब देखो 1930। अब देखो, आप देखते हो कि डेट आ जाती है कभी कभी, जैसे 12 मार्च आ गई, दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह की, तो आप सोचते हो हिस्ट्री की सारी डेट याद करनी। नहीं, सारी डेट याद नहीं करनी होती है, कुछ डेट याद करनी होती है। समझ लो, कुछ डेट याद करनी होती है, ये याद रखिएगा। चलें, अब 4 अप्रैल को इन्होंने 5 अप्रैल को कंप्लीट किया था। सॉल्ट लॉ ब्रेक करते ही दूसरे दिन इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 6 अप्रैल को। अब यह भी क्वेश्चन आया है, दांडी मार्च को खत्म करते ही गांधी जी ने कौन से नेशन वाइड मूवमेंट को लॉन्च किया था? सिविल डिसोबीडियंस। सिविल, सिविल माने क्या होता है? सभ्य, रहते हुए। अभी तो नो सिविक सेंस बहुत वायरल है, यही है। सब उसी में रख देता है। सिविल, सिविल माने सभ्य। डिसओबे, डिसओबे माने ओबे नहीं करना, है ना? किसको ओबे नहीं करना? ब्रिटिशर्स की बात को। तो सिविल रहते हुए ओबे नहीं करना, इस मूवमेंट का ये मीनिंग है। ठीक है? 6 अप्रैल 1930 को इसको लॉन्च किया। सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस मूवमेंट को तमिलनाडु से लॉन्च किया, यानी इसका लीडरशिप की। बंगाल से सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस बंगाल में ही रहते थे, लेकिन इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था 23 जनवरी को। क्या सेलिब्रेट करते हैं इस दिन? पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को, है ना? पेशावर, पेशावर जो कि अभी पाकिस्तान में है, इससे किसने इस रिवोल्ट को जो है या हम कहें मूवमेंट को? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है ना? और इन्होंने एक अपनी फौज भी बनाई थी, जिस फौज का नाम था खुदाई खिदमतगार्स, और इसी फौज का दूसरा नाम है रेड शर्ट्स। ठीक है? अच्छा, धरसाना से सरोजिनी नायडू ने इस मूवमेंट को लीड किया, और वहीं पे यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज आप उत्तर प्रदेश जानते हो, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस है, इससे लीड किया जवाहरलाल नेहरू ने। समझ गए बात को? कोई डाउट नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? अब जैसे ही ये नेशन वाइड मूवमेंट, ये गांधी जी का दूसरा नेशन वाइड मूवमेंट है। पहला नेशन वाइड मूवमेंट चंपारण, चंपारण रीजनल था। गांधी जी के 3 ही रीजनल मूवमेंट्स हैं और 3 ही नेशन वाइड है। नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया। 3 है नेशन वाइड और 3 ही है रीजनल, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। समझ रहे हैं? तो 3 ही गांधी जी ने छोटी पारियां खेली हैं और 3 ही बड़ी पारियां खेली हैं। समझ रहे हो? क्लियर है बात इतनी? अब जैसे ही ये नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च होता है, तो भारत में इस समय वाइसरॉय है कौन? इरविन। इरविन परेशान,
और साथ में ब्रिटिश सरकार भी परेशान। तो इरविन अपनी डिक्लेरेशन डिक्लेयर करता है और गांधी जी की, अच्छा गांधी जी ने यहां पे सिविल डिसोबीडियंस में डिमांड भी रख दी। कितनी डिमांड रख दी? 11 में 4 डिमांड इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। पहले तो अंग्रेजी सरकार को क्या करना पड़ेगा? सॉल्ट टैक्स को खत्म करना पड़ेगा और सरकार की मोनोपोली नहीं होगी। सॉल्ट टैक्स एंड एबॉलिश मोनोपोली, अच्छा इसको सही कर लेना थोड़ा, सॉरी, एंड एबॉलिश मोनोपोली ऐसे लिख लीजिएगा, एंड एबॉलिश मोनोपोली। हाँ और क्या, अरे कैसी बात कर रहे हो। खिलाफत नॉन कॉपरेशन दोनों साथ साथ, जस्ट उसके बाद रोलेट और उसी के साथ, हाँ, एलिमिनेट सॉल्ट टैक्स एंड अबॉलिश मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ऑन सॉल्ट। ऑन सॉल्ट भी लिख लो अगर भूल जाओ तो, ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन। सॉल्ट पे मोनोपोली सरकार की खत्म होनी चाहिए और भारत से सॉल्ट टैक्स खत्म होना चाहिए। नमक पे कर नहीं होना चाहिए क्योंकि नमक हर गरीब व्यक्ति की जरूरत है। गांधी जी देखो चीजें क्या उठा रहे हैं जिससे सारे लोग इंस्पायर हो जाएं कि अरे ये तो हमारी जरूरत है, गांधी जी इसके लिए लड़ रहे हैं, चलो हम भी लड़ेंगे। गांधी जी ने कोट पैंट उतार के धोती क्यों पहनी? क्योंकि भारत का हर व्यक्ति ज्यादातर क्या पहन रहा है? धोती। अब आजकल के लीडर्स जो हैं क्या कर रहे हैं? गांधी जी को ही तो इंटीमेट गांधी जी जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। कहीं वहां स्पीच देने गए, वहां की पगड़ी पहन ली, वहां स्पीच देने गए, वहां की पगड़ी पहन ली। ठीक है। दूसरा, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या कर दिया जाए? रिलीज कर दिया जाए। लेकिन कौन से वाले? जो नॉन वायलेंस। अब यही गांधी जी पकड़ लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी ये नहीं कहते अपनी डिमांड में कि नॉन वायलेंस, तो सारे लोग छुट जाते, है ना, सारे लोग छुट जाते, भगत सिंह भी छुट जाते। बोल सकते हो। नहीं और भी है लाइन, बताइए अभी एक नहीं है तो। अच्छा, ये कुछ लोग ये कहते हैं जो गांधी प्रो हैं कि ऐसा क्या जरूरी है कि ये डिमांड इरविन मान ही लेता अगर वो नॉन वायलेंस नहीं लिखते, वहां पे ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स लिखते तो मान ही लेता। तो अब एंटी गांधी वाले लोग कहते हैं कि मानता या नहीं मानता, लिखना तो चाहिए था ना, है ना, वो नहीं छोड़ दो। हाँ, तो ये बात पकड़ ली जाती है। गांधी जी अपने आप को मतलब शोकेस करने के लिए उन्होंने नॉन वायलेंस वर्ड अपनी डिमांड्स में यूज किया। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, यानी जितनी भी दारू मदरा का सेवन है वो भारत में नहीं होना चाहिए। मिलिट्री पे अंग्रेज मिलिट्री पे खर्चे कम करें, भारतीयों पे खर्चे ज्यादा करें। मिलिट्री का एक्सपेंडिचर क्या करें? अंग्रेज कम करें। अरे सिंपल सी बात है, अंग्रेज मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल करने के लिए। तो अब गांधी जी क्या करें? नहीं, मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करो और इंडियंस पे करो एक्सपेंडिचर। समझ गए बात को? डिमांड। अच्छा, ये सारी की सारी डिमांड इरविन ने मान ली, उसने कहा ठीक है। अभी गांधी इरविन पैक्ट भी होगा, उसमें ये डिमांड्स को मानेगा। ठीक है। तो इरविन ने डिक्लेरेशन की कि हम ऐसा कर रहे हैं, गांधी जी बात को नहीं मान रहे हैं। गांधी जी जो है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे, हाँ यहां पे हम लोग थे, इरविन डिक्लेरेशन, गांधी जी की डिमांड को समझ चुके थे हम। अब यहां पे कहानी यह है कि इरविन भारत का वायसरॉय है, मैकडोनल, रैमजे मैकडोनल प्रधानमंत्री है कहां का? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का किंग और प्रधानमंत्री दोनों ही किस पे प्रेशर डाल रहे हैं? इरविन पे। किसको बुला के लाओ, किसको डिस्कशन करो, किसके साथ? गांधी जी। क्योंकि आतंक कौन मचाए हुए? सिविल डिसोबीडियंस है, गांधी जी। तो इरविन जो है अपने पैरों पे झुकता है और गांधी जी की डिमांड को मानता है। इसे ही कहते हैं हम गांधी इरविन पैक्ट। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने लिखा हो तो मान लिख लेना नाम, दिल्ली पैक्ट। ये 5 मार्च को हुआ था। अच्छा, इस दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट की डेट याद करना 5 मार्च क्यों जरूरी है? इसकी डेट याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि 23 मार्च 1900
31 को शहीद दिवस मनाया जाता है, जिस पे फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो गांधी इरविन पैक्ट भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी से पहले की कहानी है। लिखा है आप लोगों ने? लिखा है गांधी इरविन पैक्ट? लिख दिया था? ठीक है ना। गांधी इरविन, अच्छा अरे ये तो अभी बताना था हमको। ओके सॉरी, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम गांधी इरविन पैक्ट पे पहले पहुंच गए। अब हुआ क्या कि हाँ थोड़ा सा इसमें समझते हैं। गांधी इरविन पैक्ट की कहानी हमने पहले समझी, नहीं पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड किस पे प्रेशर बना रहे हैं? इरविन पे। इरविन से कह रहे हैं कि किससे डिस्कशन करो? गांधी से, क्योंकि गांधी ही की सारी कहानी जो है गांधी ही लीड कर रहे हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ही जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट, एक मास पीपल लेके आ रहे हैं जो कि अलग। अब रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया लंदन के अंदर। किसका आयोजन किया? राउंड टेबल। एक टेबल डाली गई, वो कैसी थी? राउंड, गोल मेज, है ना, और उसके चारों तरफ सब लोग बैठेंगे। कितने गोल मेज सम्मेलन हुए? टोटल 3। ठीक है। इस कहां हुए? जेम्स पैलेस यानी जेम्स महल लंदन में हुए, तीनों के तीनों। ठीक है। और इस समय वहां का राजा कौन था? जॉर्ज 5th। और इस समय वहां का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें पहली बार भारतीय किसके समकक्ष बैठे हैं? अंग्रेजों के समकक्ष। ठीक है। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931। अब यहां पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये आ जाता है कभी कभी कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ या 31 में हुआ। तो दोनों ही डेट सही है। ठीक है, क्योंकि ये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला है। तो अब कुछ बुक्स में 30 और कुछ में 31 लिखा हुआ है और आपको कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए ध्यान रखना, 30 में शुरू होकर 31 में खत्म हुआ। ठीक है, दोनों ही डेट। ठीक है, अरे आता है एग्जाम में ऐसे, है ना। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहली में, अच्छा लेके किसको आना था डिस्कशन के लिए? गांधी जी को। और वो उन्होंने ही पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कांग्रेस ने भी नहीं किया और गांधी जी ने भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। लेकिन इसके मुख्य लीडर्स कौन कौन थे जो पार्टिसिपेट किए? डॉक्टर अंबेडकर जो कि दलित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एमआर जयकर। तब देखो यहां तक आते आते तीन या चार बोल सकते हो आप, 4 पार्टी बन चुकी थी। मुस्लिम लीग, आईएनसी तो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, और एक थी अकाली दल। अकाली दल नहीं लिखा है हमने, यहां पे सिक्स लिख दिया है, सिखों की एक पार्टी अकाली दल। ठीक है, तो एमआर जयकर रिप्रेजेंट कर रहे थे हिंदू महासभा को, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्लिम लीग को, है ना। सिख अलग अलग रजवाड़ों के राजा भी पहुंचे हुए थे और जो अंग्रेज भारतीय थे वो भी उसमें सम्मिलित हुए। तो इतने सारे लोग वहां पे सम्मिलित हुए। लेकिन ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसा रहता है? फेल रहता है, क्योंकि इसमें कांग्रेस भाग नहीं ले रही है, जो कि सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, समझे। फिर इसी के बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद फिर जब इरविन पे ज्यादा प्रेशर आता है लंदन से, इंग्लैंड से, तो फिर वो इरविन गांधी जी के साथ बैठ के क्या करते हैं? समझौता करते हैं। और इसे ही कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था ये? 5 मार्च। जानना क्यों जरूरी है? डेट 5 मार्च जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि 23 मार्च को हाँ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है शहादत हुई थी उनकी, है ना। तो अब ये जो पैक्ट है, इसी में तो गांधी जी की डिमांड को माना गया था, जो गांधी जी की डिमांड रखी गई थी, है ना। तो अगर ये गांधी जी की डिमांड पहले मान ली जाती तो 23 मार्च वाली कहानी नहीं होती। वही हमने तुमको रिलेट किया था अभी, है ना। तो 2 चीजें इसमें मानी गई। गांधी माने कि चलो हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, और इरविन क्या माने? गांधी जी की डिमांड। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? इस गांधी इरविन पैक्ट करते ही इरविन को वापस बुला लिया गया। समझ गए? अब भारत का वायसराय इरविन नहीं। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं आगे।
अब इसी समय कराची का सेशन होगा कांग्रेस का 1931 में, और 1931 का कराची सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए फंडामेंटल राइट्स का डॉक्यूमेंट कांग्रेस के मन से पहली बार पढ़ा जा रहा है, पहली बार डिक्लेयर हो रहा है। और इस सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहा है? सरदार पटेल। समझ गए? ये भी इंपॉर्टेंट घटना है। इसके बाद होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कब से कब? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 में। समझ रहे हो? और इसमें जो है गांधी जी भी पहुंचते हैं सरोजिनी नायडू के साथ, SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचते हैं, और गांधी जी भी किसमें सम्मेलन में भाग लेते हैं? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इनके साथ साथ एनी बेसेंट जो कि फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी, महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व कर रही थी, वहीं पे डॉक्टर अंबेडकर जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और वहीं पे घनश्याम दास बिरला जो कि इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका रिप्रेजेंट कर रहे थे, फिक्की के ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट के रूप में, है ना। अब यहां पे क्या होता है? अच्छा, इसमें एक और बात समझिएगा, जब गांधी जी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेने पहुंचे थे तो यहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, है ना। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को हाफ नेक्ड हर्मिट यानी अर्धनंग फकीर कहा था, ठीक है, क्योंकि गांधी जी पहन के गए थे धोती। अब कुछ लोग कह देते हैं इसीलिए गांधी जी नाराज होकर चले आए। नहीं, ऐसा नहीं था। गांधी जी एक गाल पे थप्पड़ मारते थे, दूसरा कर देते थे, तो ये तो कह ही दिया उसने, तो इसमें क्या है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, गांधी जी जैसे ही बैठे थे वैसे ही यहां पे कॉम्युनल बातें होना शुरू हो गई, रिलीजन बेसिस। कैसी? कि तुम अच्छा दलित हो, चलो तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, तुम मुस्लिम हो, चलो तुमको, वैसे तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट पहले ही मिल गया था, तो सबकी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात होने लगी। और जैसे ही कॉम्युनल एजेंडा छिड़ा, अंग्रेज तो चाहते थे कम्युनिटी के बेसिस पे इंडिया बटा रहे जिससे हम राज कर सकें, वही है ना। तो कम्युनल एजेंडा जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही गांधी जी बीच सेशन में से ही भाग के चले आए। अरे मतलब ठीक है ना। ठीक है। और ये भी फेल हुआ क्योंकि यहां पे भी क्या आ गया, कम्युनल एजेंडा। और गांधी जी वापस आके इंडिया में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही शुरू करते हैं वैसे ही अंग्रेज गांधी जी को उठा के पुणे की यरवदा जेल में बंद कर देते हैं। अब जैसे ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होता है वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेके आ गए। अंग्रेज तो बांट ही रहे थे सबको सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स समझते हो क्या होता है? देखो हम बता देते हैं इसको। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जैसे कि मान लो एक ये मोहल्ला है, एक ये शहर है, इसमें 4 मोहल्ले हैं, A, B, C और D। इस मोहल्ले में मेजोरिटी मुस्लिम्स रहते हैं, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है ये जो मोहल्ला है ये फिक्स हो गया, अब यहां से इलेक्शंस में खड़ा होने वाला बंदा मुस्लिम्स ही होगा सिर्फ, और वोट देने का अधिकार भी किसको होगा? सिर्फ मुस्लिम्स को ही होगा। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यानी रिजर्वेशन से बहुत आगे की चीज है। रिजर्वेशन पॉजिटिव चीज है, सेपरेट इलेक्टोरेट निगेटिव है, और ये हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगी जगह। समझ गए बात को? रिजर्वेशन में ऐसा नहीं है, रिजर्वेशन घूमता रहता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, अलग अलग बात। समझ गए बात को, है ना। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स गंदी चीज है जो कि लोगों को डिवाइड कर देती है। तो किस चीज के सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेके आए डॉक्टर अंबेडकर? दलित वर्ग के, है ना। इन्हीं को कहा गया मैकडोनल्ड अवार्ड्स या कम्युनल अवार्ड्स। मैकडोनल्ड अवार्ड क्यों कहा गया? क्योंकि जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था रैमजे मैकडोनल्ड, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट डिफरेंट क्लासेस के लिए लेके आए। जैसे ही लेके आए वैसे ही गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में बंद थे, और गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में ही फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठ गए, यानी मरने तक कुछ नहीं खाएंगे, है ना। समझते हो ना, फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठ गए। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के प्रयासों से डॉक्टर अंबेडकर को कहां लेके गए? यरवदा जेल में, गांधी जी से मिलाने। फिर यहां पे डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है 1932 में। इसमें डॉक्टर अंबेडकर जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेके आए थे SC ST के लिए, उन्होंने त्याग दी, लीव कर दी। और यहीं पे डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से बोला था, गांधी जी डिप्रेस्ड क्लासेस को खत्म करना चाहते हैं, कुछ नहीं सोचना चाहते हैं इनके लिए, ठीक है।
जब ये कहा गांधी जी से, तो गांधी जी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल चाहते हैं। और गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस SC ST को पहली बार नाम दिया हरिजन। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, हरि के जन, ठीक है। यानी कि हरिजन वर्ड किसने यूज किया, तो याद रखिएगा गांधी जी ने। और यहीं पे 1932 में गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर या मैगजीन बोल सकते हो, हरिजन न्यूज़पेपर मैगजीन छापी और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। क्लियर है इतनी बात यहां तक? कोई डाउट नहीं, समझ आ गया ना यहां तक? चलें आगे। अब आते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। अंग्रेजों ने तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी रखी, शायद पता नहीं कुछ हो जाए, है ना। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक रही, लेकिन ये भी फेल रही क्योंकि कांग्रेस का कोई लीडर यहां पे पहुंचा नहीं, गांधी जी भी नहीं पहुंचे। और लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें भी पार्टिसिपेट किया। समझ गए? इसके बाद अंग्रेज समझ गए अब इनसे डिस्कशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब अंग्रेजों ने जो डॉक्यूमेंट बनाने, सर्वे करने आया था, साइमन कमीशन आया था ना, साइमन कमीशन सर्वे करने, उसी की तो डिस्कशन हो रही थी ये सारी। हाँ, 7 नवंबर बॉडी। अब उन्होंने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाइट पेपर को इशू कर दिया 1933 में, और इसी के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 फॉर्म हुआ, जो कि भारत आया। अंग्रेजों के द्वारा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो इंडिया में आया है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो ये एक्ट आया था 70% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसी में से निकाल के लिखा गया है, ऐसे बोल सकते हो आप। 70% चीजें हैं। 1935 में वायसरॉय था, लिनलिथगो से पहले कौन आया था यार? 31 से 36, 36 से 40 लिनलिथगो है। देखना पड़ेगा एक बार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। देखो विलिंगडन, हाँ विलिंगडन, लिनलिथगो, बेबिल, विलिंगडन है, विलिंगडन ना। इकतीस से 36 तक रहा है विलिंगडन। हाँ अभी वायसरॉय कराएंगे तुमको। और 36 से लेके 44 तक रहा है लिनलिथगो, और 44 से लेके 47 तक रहा है बेबिल, और 47 से लेके 48 तक रहा है माउंटबेटन। अभी आपको कराएंगे वायसरॉय, सारे करा देंगे, टेंशन मत लो। समझ गए बात को? इतना क्लियर हो गया? तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एकदम समझ आ गई तुमको, है ना। अब देखो हुआ क्या, यहां पे प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, है ना। अरे काय टेंशन नहीं रहो, लिख सब लिखा देंगे हम सारे वायसरॉय एक साथ। लिख लो। नहीं पहले वाले का सारा मिटा दिया था हमने। चलो ठीक है। तो हाँ मैं बता रहा था आपको, हाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आ गया, है ना। अंग्रेजों द्वारा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट लाया गया है भारत में, सबसे बड़ा कानून लाया गया है, और इसी कानून के अंदर से कॉन्स्टिट्यूशन में 70% चीजें डाली हमने, ठीक है। फिर इसी के आधार पे भारत में जनरल इलेक्शंस होते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस, और इन प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 में होते हैं, और इन प्रोविंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, और कांग्रेस पार्टिसिपेट करने के बाद यूपी, मद्रास, उड़ीसा, बरार, बिहार, इन सब जगह जीतती है। बरार महाराष्ट्र में थोड़ा सा सेक्शन जो है बरार का है, तो सब जगह जीतती है। जीतने के बाद होता क्या है, अच्छा कांग्रेस खड़ी ही क्यों होती थी इलेक्शंस में? कांग्रेस खड़ी इसलिए होती थी क्योंकि लोगों की सेवा करके, लोगों को अपनी तरफ इंस्पायर करके अपने में मिला लेना, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में और शक्ति मिले, इसलिए लड़ती थी कांग्रेस, ठीक है। अच्छा वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था 1 सितंबर 1914
1939 को 1939 को, और 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। ठीक है, इस समय भारत का वायसरॉय लिनलिथगो था, जैसा कि आपको पता है लिनलिथगो 36 से लेके 44 तक रहा है ना। तो लिनलिथगो ने बिना भारतीयों और कांग्रेस से पूछे हुए इंडियंस का पार्टिसिपेशन किसमें डिक्लेयर कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 में। और दूसरा काम किया, इंडिया में इमरजेंसी लगा दी, जबकि वर्ल्ड वॉर कहां हो रहा है, यूरोप में। ठीक है, तो इससे सारे ही इंडियंस क्या हो गए, खफा हो गए, भड़क गए कि तुम हमसे बिना पूछे वर्ल्ड वॉर में हमारा पार्टिसिपेशन कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो जब भड़के तो कांग्रेस जहां जहां से भी जीती थी सब जगह से क्या कर दिया, कांग्रेस ने रिजाइन दे दिया, सब जगह से रिजाइन दे दिया। और वहां मुस्लिम लीग भी अगेंस्ट हो गई। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मना लिया कि अब तो इनको भगाओ और हमें मुक्ति चाहिए इनसे। मुक्ति दिवस डिक्लेयर कर दिया, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया मुस्लिम लीग ने। और इसी के बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह करने लगे, लोग दो। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर 2 आपका 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ, 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ। कांग्रेस ने सभी जगह से रिजाइन कर दिया था जब लिनलिथगो ने बिना सोचे समझे, है ना, बिना सोचे समझे कांग्रेस को क्या कर दिया, कांग्रेस ने रिजाइन दे दिया, क्योंकि उसने इंडियंस का पार्टिसिपेशन किसमें डिक्लेयर कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 में। फिर कांग्रेस ने रिजाइन करने के बाद शुरू किए इंडिविजुअल सत्याग्रह, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। आचार्य विनोबा भावे ने इस सत्याग्रह को पवनार महाराष्ट्र से लीड किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस सत्याग्रह को प्रयागराज से लीड किया और इसको नाम दिया दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्हीं ने दूसरा नारा भी दिया था, दिल्ली चलो, है ना। सिंगापुर की, जब सिंगापुर में सेना को संबोधन कर रहे थे, सेना का स्पीच दे रहे थे, तो सभी से कहा था हमें कहां तक कूच करनी है, दिल्ली तक कूच करनी है। समझ रहे हैं, तो हमने सारा आईएनए में तुमको सिखाया था, बताया था कैसे क्या हुआ, है ना। तो इसके बाद जब लिनलिथगो की बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म हुआ, अंग्रेजों ने इनको बुरा भला, वहां से भी दिक्कतें होने लगी, तो लिनलिथगो ने एक प्रपोजल दिया जिसको अगस्त प्रपोजल, अगस्त ऑफर, कुछ भी कहो आप, है ना, 8 अगस्त 1940 को दिया। इसमें 3 मुख्य पॉइंट थे इसके, कि जो भी वर्ल्ड वॉर 2 में आपका पार्टिसिपेशन है वो आपके डिस्कशन, आपके सजेशन लेने के बाद ही डिसाइड होगा। ठीक है, दूसरा, गवर्नर जनरल की काउंसिल में और ज्यादा इंडियंस को रखा जाएगा। ठीक है, और तीसरा, पहली बार अंग्रेजों ने संविधान बनाने की इंडियंस की शर्त को माना, पहली बार। हम बहुत बार कह चुके हैं ब्रिटिशर से, बहुत बार कह चुके हैं ब्रिटिशर से, कहे थे ब्रिटिशर से कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी। पहली बार ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग को एक्सेप्ट किया, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स क्या हैं, नील डाउन हैं, फंसे हुए हैं, जानते हैं कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का साथ नहीं मिला तो जीत नहीं पाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का साथ ही तो मिला था, तभी तो जीते थे। बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आप इमेजेस निकालोगे तो बहुत सारे पगड़ी वाले सोल्जर्स मिलेंगे, वो सब इंडिया से गए थे, है ना। तो इनकी जैसे ही ये डिमांड आई, मतलब अगस्त में इन्होंने ऑफर दिया, इनके ऑफर को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का हुआ, उसने तो डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट कर दिया इनके खिलाफ, है ना। वो तो मतलब पहले भी इनसे पहले ही कर दिया था। 23 मार्च 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे, डीएडी, डेड, ये इंपॉर्टेंट है, डीएडी, डायरेक्ट एक्शन डे किसने सेलिब्रेट किया, मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग ने सीधा इनसे कहा तुम्हारा एक ही काम है, क्या करो, क्या करो, डिवाइड एंड क्विट, देश के 2 टुकड़े करो और यहां से भागो, है ना। अंग्रेज देख रहे हैं कि अभी तक तो ये हमारे जैसे हम कहते थे वैसे करते थे, अब ये कह रहे हैं डिवाइड करो और भागो। ये तो बड़ी बात हो गई ना। अंग्रेज सोच रहे हैं, फिर भी
अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो मोहम्मद इकबाल जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1930 में मुस्लिम मेजोरिटी इलाके की मांग की थी, पाकिस्तान वर्ड नहीं रखा था इन्होंने। फिर चौधरी रहमत अली ने पहली बार 1933 में पाकिस्तान जैसा नाम दिया, वर्ड दिया, ठीक है। और आपको पता है 14 अगस्त 1947 को इस देश में से एक अलग देश निकला जिसका नाम क्या पड़ा, पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था और इसमें इस्लामिक डेमोक्रेसी, इनके कॉन्स्टिट्यूशन ही इस्लामिक उसे शुरू होता है, इस्लामिक डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई। इनकी कैपिटल थी कराची और इनके पहले गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। समझ गए इधर की कहानी को? क्लियर हो गया? आपको समझ आ गया इंडिविजुअल सत्याग्रह, अगस्त प्रपोजल लिनलिथगो का, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ मुस्लिम लीग। आगे चलते हैं। अब ये जब काम नहीं किया तो अब एक और प्रपोजल आया, एक और मिशन आया, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रपोजल। ये क्रिप्स प्रपोजल 11 मार्च 1942 को चलना शुरू करता है। कहां से? ब्रिटेन से। और यह आपका 23 मार्च को दिल्ली में पहुंच जाता है और 30 मार्च को ये अपनी जो भी चीजें लेके आते हैं, इनका नाम होता है स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स ही क्रिप्स मिशन लेके आते हैं और जो भी ऑफर्स देने होते हैं इंडियंस को वो ये 30 मार्च को डिक्लेयर करते हैं। क्या क्या ऑफर्स देते हैं? पहले तो हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि 2 ही पोस्ट अंग्रेज रखेंगे, बाकी सारी पोस्ट इंडियंस रखेंगे। पहली चीफ ऑफ आर्मी और दूसरी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, जिसको वाइसरॉय पोस्ट बोलते हैं। हाँ, मतलब यही डोमिनियन स्टेटस था, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर से वही बात इन्होंने भी दोहराई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को भी हम हरी झंडी देते हैं। तीसरा, प्रोविंसेस हैव राइट टू सेसीड। प्रोविंसेस जो राज्य, जो रजवाड़े हैं राज्यों के, वो अगर चाहें तो भारत से अलग भी हो सकते हैं, है ना। भारत को तोड़ने की कोशिश की गई। वाइसरॉय विल बी हेड ऑफ डिफेंस इन इंडिया टिल वॉर, यानी वर्ल्ड वॉर 2 जब तक चलेगा तब तक ही वाइसरॉय डिफेंस का हेड रहेगा। बाकी फिर कोई इंडियंस भी बन सकता है, वैसे तो डोमिनियन स्टेटस भी बोला इन्होंने ऊपर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, जो हमने आपको बताया था 4 मेन पार्टी थी, अकाली दल, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और आईएनसी, सभी ने इनको रिजेक्ट कर दिया, सभी ने रिजेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, गांधी जी ने यहां तक बोल दिया कि जो क्रिप्स मिशन है वो एक पोस्ट डेटेड चेक है। ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है, और ऐसा चेक जिसकी डेट निकल चुकी है उसका पैसा कभी भी नहीं मिलता, है ना। और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक और वर्ड ऐड कर दिया, ऑफ फॉलिंग बैंक, गिरती हुई बैंक का चेक है वो भी। समझ गए बात को? यानी पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फॉलिंग बैंक। समझ गए बात को? क्लियर है? अब इसी के बाद अगला जो स्टेप कांग्रेस पार्टी ने किया वो क्विट इंडिया मूवमेंट था। भारत का नेशन वाइड तीसरा सबसे बड़ा मूवमेंट, है ना। हमने अभी तक आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सिखाया, ये तीसरा है। 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त डेट याद रखना, ये भी 8 अगस्त है, ये भी 8 अगस्त है, तो 8 अगस्त 1942 को ये मूवमेंट शुरू होता है। इस मूवमेंट में ब्रिटिशर्स का कंप्लीट सेटबैक हो जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है ब्रिटिशर्स का। तो होता क्या है, वार्धा कांग्रेस कमेटी, वार्धा कांग्रेस कमेटी, वार्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, जहां पे महात्मा गांधी का एक आश्रम भी है, वार्धा आश्रम, ठीक। और वार्धा जो है आपकी जो जगह थी, वहां पे कांग्रेस कमेटी का सेशन होता है और यहीं पे एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, भारत छोड़ो प्रपोजल, भारत छोड़ो प्रस्ताव। और इसके पास होने के बाद बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस जो 1942 में हुआ था, इस सेशन के ही बाद महात्मा गांधी अपना स्पीच देते हैं, और जो स्पीच देते हैं वो था क्या आपका, जो स्पीच देते हैं वो ग्वालियर टैंक मैदान में देते हैं, जिसमें आईएनसी की भी फॉर्मेशन हुई थी। और इसी में गांधी जी कौन सा नारा देते हैं, डू और डाई, करो या मरो। हिंसक बन जाते हैं गांधी जी और डू और डाई का नारा देते हैं। समझ गए? जैसे ही ये पूरे भारत में अलग अलग जगह पे बहुत सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ भाग रहे हैं, मारने के लिए तैयार हैं, है ना। पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ भाग रहा है।
जैसे ही ऐसा होता है तो अंग्रेज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन जीरो आर। और ऑपरेशन जीरो आर के अंतर्गत जो भी उनको अपने अगेंस्ट दिखता है सबको उठा उठा के जेल में बंद करते हैं। लीडर, सारे लीडर्स अरेस्ट कर लिए जाते हैं, समझ रहे हैं, ज्यादातर लीडर। और जब लीडर्स अरेस्ट होते हैं तो कुछ लीडर हो जाते हैं अंडरग्राउंड। उन लीडर्स में आप याद रखेंगे उषा मेहता का नाम। उषा मेहता ने ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो चलाया था क्विट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए। अंडरग्राउंड हो गई थी उषा मेहता। उषा मेहता के साथ आप जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, नाम सुना है आपने? बिहार के थे जेपी नारायण। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो या कांग्रेस रेडियो भी इसको कह सकते हो। उषा मेहता ने शुरू किया था कांग्रेस रेडियो। हाँ, ऑपरेशन जीरो आर लिखो। और अंडरग्राउंड हुए लोग जो है जेपी नारायण, ठीक है, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो को एस्टेब्लिश किया, ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो, जिससे क्विट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट किया, ठीक है। और कनकलता बरुआ, अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनकलता बरुआ। अच्छा, इसमें हम थोड़ी और कहानी बता देते हैं, फिर कनकलता बरुआ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सीडीएस में आया, एनडीए में, दोनों में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन जीरो आर के अंतर्गत सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी को अरेस्ट करके आगा खां पैलेस पुणे में डाल दिया जाता है, ठीक है। और यहीं पे गांधी जी किस पे बैठ जाते हैं? आमरण अनशन, फास्ट ऑन टू डेथ पे, है ना। लेकिन मृत्यु किसकी होती है? कस्तूरबा गांधी, उनकी बीवी, और उनके जो पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट थे, महादेव देसाई, पर्सनल असिस्टेंट, इन दोनों की डेथ हो जाती है, ठीक है। दो लोग मारे जाते हैं। कस्तूरबा गांधी कहां मारी गई तो याद रखेंगे, आगा खां पैलेस, एट द टाइम ऑफ, मारी नहीं गई थी एक्चुअली, मैं बता देते तुमको महात्मा गांधी की एक और कहानी, ठीक है। तो बात ऐसे थी कि महात्मा गांधी, इनको हो गया था वो मलेरिया। तो गांधी जी ने कहा मलेरिया सिर्फ एक्सरसाइज से सही हो जाता है, इंजेक्शन नहीं लगने दिया। तो कहानी यहां पे खराब हो गई। वहीं पे महात्मा गांधी की जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को फिर से छोड़ दिया। उनका आइडिया नहीं है, हमको पता करना पड़ेगा। समझ गए बात को? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अरे तो कौन मर गई? मलेरिया? नहीं नहीं नहीं, समझ वही तो, अरे तुमने समझ ही नहीं पाया। एक सेकंड और रुक जाओ, बस एक सेकंड और रुक जाओ, सुन लो इसको, फिर एंड करते हैं हम। अंडरग्राउंड कौन कौन हो गया? राम मनोहर लोहिया, जेपी, जय प्रकाश नारायण, यही वो व्यक्ति है जो इंदिरा गांधी के पीछे पड़ गया था। अरे नहीं, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो जेपी नारायण ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, है ना, जेपी नारायण। फिर उषा मेहता भी आपकी जो है अंडरग्राउंड हो गई, और उषा मेहता ने अंडरग्राउंड होकर कांग्रेस रेडियो की स्थापना की। एक व्यक्ति का नाम लिखो, एक लेडी है, 17 साल की बच्ची है, जिसका नाम है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ ये असम की है बालिका, पर्सनल असिस्टेंट कनकलता बरुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है ये। 17 साल की बच्ची थी और फ्लैग मार्च किया इसने असम में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय।
और असम में फ्लैग मार्च करते हुए ब्रिटिशर्स की गोलियों से ये मारी गई। तो ये आपकी सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर है। कनकलता बरुआ ने फ्लैग मार्च किया था असम। सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर जो सेक्रीफाइस हुई है उसका नाम याद रखना, कनकलता बरुआ, एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन असम। 17 वर्ष की बच्ची थी ये। तो हम लोगों ने ऑपरेशन जीरो आर समझा था। ऑपरेशन जीरो आर किसके अंतर्गत शुरू किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत। हमने इसमें देखा था कि आपके महात्मा गांधी, महादेव देसाई, आपकी जो है कस्तूरबा गांधी, ये सब अरेस्ट होकर कहां रख दी गई थी? आगा खां पैलेस पुणे में, है ना। वहीं पे जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर महाराष्ट्र में इनको अरेस्ट वहां पे रखा गया। और इन जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने जेल में रहते हुए ही ये किताब लिखी है। तो ये भी पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने किस समय पे लिखी? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे लिखी थी, याद रखेंगे। वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में जो है इम्प्रिजन कर दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री को प्रयागराज में इम्प्रिजन कर दिया गया। बहुत सारे लीडर अंडरग्राउंड हो गए, जिसमें हमने उषा मेहता जिन्होंने कांग्रेस रेडियो की स्थापना की वो बताया, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी, है ना, इन सभी के बारे में देखा। अब यहां पे कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते हुए पैरेलल गवर्नमेंट भी फॉर्म कर ली। उसमें पहला क्षेत्र था चिट्टू पांडे का बलिया। तुमने सुना होगा एक स्लोगन, बागी बलिया। तो बलिया ऐसा प्रदेश है भारत का जिसने अंग्रेजों को पहले, देखो कैसा एकदम कियोस मचा हुआ है, अंग्रेजों के थाने में से निकाल के मार रहे हैं, कहीं कहीं मार रहे हैं, और बलिया तो पूरा खाली करा लिया। और जितने भी वो भरे हुए थे जेल सारे खाली कर दिए, सब लीडर्स को रिहा कर दिया, और चित्तू पांडे ने यहां पे अपनी सरकार बना ली। तो इसीलिए बागी बलिया कहा जाता है। चित्तू पांडे ने भारत में सबसे पहली भारत की आजाद सरकार बनाई थी, और बलिया भारत का सबसे पहला स्वतंत्र होने वाला क्षेत्र है ना, बागी बलिया, इसीलिए इसको कहते हैं बलिया। वाईवी चावड़ ने 17 महाराष्ट्र में अंग्रेजों को भागा के निकाल दिया, और यहां पे उन्होंने अपनी सरकार बना ली। यहां पे भी उन्होंने जेल में से सभी नेताओं को रिहा कर दिया। इसके बाद जब ये एकदम कियोस फैला हुआ था, अंग्रेज परेशान थे, अंग्रेजों को मारा तोड़ा जा रहा था, तभी एक फॉर्मूला निकल गया है, CR फॉर्मूला। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने बनाया, जिनकी उपाधि राजा जी है। इन्होंने कहा देखो अब हमें करना क्या है, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल के फेंक देना है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें ब्रिटिशर से। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि अभी देखो ये मत लड़ो, मुस्लिम लीग से कहा ये मत लड़ो कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ये चाहिए, पहले हम अंग्रेजों को भगाते हैं बाहर, फिर बाद में हम प्लेबिसाइड माने होता है जनमत संग्रह, हम लोग वोटिंग करा लेंगे कि कौन सा प्रदेश कौन चाहता है, कहां रहना चाहता है, अलग देश चाहता है, नहीं चाहता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी करा लेंगे, नॉर्थ वेस्ट में भी वोटिंग करा लेंगे। मुस्लिम लीग से ये बोला, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस जितना भी है वहां पे वोटिंग करा लेंगे, अभी तुम इस चीज के लिए लड़ो नहीं। और उन्होंने कहा अभी हम क्या करते हैं, हम इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, अंतरिम सरकार का, अंग्रेजों को निकाल के फेंकते हैं, बाद में देखेंगे पाकिस्तान बनाना है या क्या करना है, और सभी को वोटिंग राइट दे देते हैं। अडल्ट सफरेज मतलब होता है वोटिंग राइट्स, ठीक है। लेकिन इनकी बात मुस्लिम लीग ने मानी नहीं, तो CR फॉर्मूला हो गया फेल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। इसके बाद बेबिल जो है आपके 1940 से 1947 तक भारत के वायसरॉय रहे हैं, 1947 से 48 तक भारत के वायसरॉय माउंटबेटन रहे हैं, ठीक है। 1940 से पहले कौन था? लिनलिथगो थे, ठीक है, जिन्होंने जो है अगस्त ऑफर दिया था, आपका ध्यान है अभी अगस्त ऑफर 8 अगस्त को। तो बेबिल प्लान में बेबिल ने एक और प्लान तैयार किया कि सभी जो है वायसरॉय काउंसिल में हर पार्टी का मेंबर रहेगा, सभी पार्टी के मेंबर वायसरॉय काउंसिल में होंगे। वायसरॉय जो है हेड ऑफ आर्मी रहे, हेड ऑफ आर्मी, और वायसरॉय जो है ब्रिटिश रहेगा, बाकी सारी पोस्ट इंडियंस के पास, वही डोमिनियन स्टेटस की बात फिर से कर रहे हैं ये।
तीसरी, सभी लीडर्स को, जितने भी लीडर हैं वायलेंट या नॉन वायलेंट, सभी को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बेविल बता रहे हैं ये सारी बातें। और इन्होंने कहा हम लोग ऑल पार्टी मीट, जितनी भी पार्टी हैं इंडिया में उनकी मीट रखेंगे कहां पे, शिमला में। उसी के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को सभी पार्टीज की एक साथ मीट होती है, ऑल पार्टी मीट। और ये शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल रहती है क्योंकि यहां पे मुस्लिम लीग इस बात पे अड़ी हुई थी कि जो भी आपका वायसरॉय की काउंसिल में मेंबर आएगा मुस्लिम, उसको सिर्फ कौन ला सकता है, मुस्लिम लीग ही ला सकती है। देखो आईएनसी यहां पे क्या कहती थी, ना मुस्लिम हमारे ना हिंदू हमारे, सब हमारे हैं, लिबरल हैं हम, है ना। वहीं पे मुस्लिम लीग क्या कहती थी, नहीं मुस्लिम्स को नहीं ला सकते आप, मुस्लिम्स के आप वो नहीं बन सकते, यानी आईएनसी को रोकती थी, कहते मुस्लिम्स को हम ही लेके आएंगे। तो इस वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है। शिमला कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समझ रहे हो, शिमला कॉन्फ्रेंस। इसके बाद भारत में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में लैंड करता है। कैबिनेट मिशन जो है आपका, इसमें 3 लोग होते हैं, तीनों के नाम लिखोगे आप, स्टफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। लॉरेंस नहीं यहाँ पे भी था? नहीं, तीन लोग ये मिशन लेके आते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। ये मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में लैंड करता है। ये मिशन को भेजने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, अरे माउंटबेटन तो वाइसरॉय थे ना, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे जब भारत आजाद हो रहा था। तो इन्हीं की एटली डिक्लेरेशन भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। समझ गए। कैबिनेट मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर भारत में लेके आते हैं। 24 मार्च को दिल्ली में ये आता है और रिपोर्ट इसकी बना के ये पेश करते हैं 19 मई 1946 को, जिसमें 3 मेजर पॉइंट इन्होंने लिखे कि पूरा एक भारत बनेगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया बनेगा, जिसमें जो ब्रिटिश ने प्रांत जीते हुए हैं वो और जितने भी रजवाड़े अभी हैं जिनके राजा हैं उसको मिला के एक देश बनाया जाएगा। साथ में पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। और तीसरा, इन्हीं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। अब इसी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी जो कि क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किसने किया, कैबिनेट मिशन ने, क्लियर है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे के सारे इंडियंस होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये बन रही है ना इसी के बाद जस्ट, ठीक है। हाँ, फिर 11 और 13, क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहीं पे अंग्रेजों के सामने एक और मुद्दा आ गया, सब तरफ से परेशान थे, एक और परेशानी आ गई, नवल म्यूटनी। जो नेवी थी उसने भी क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कब विद्रोह किया, 8 फरवरी 1940, एमएस खान की अध्यक्षता में। अच्छा हुआ क्या, एक जहाज था जिसका नाम था तलवार नामक जहाज, तलवार जहाज था जो कि बॉम्बे में खड़ा हुआ था और उसमें नेवी रहती थी। तो जो ब्रिटिश के सिपाही थे उनको खाना अच्छा दिया जाता था और भारतीय सिपाहियों को खाना खराब दिया जाता था नेवी के अंदर। और साथ में भारतीय सिपाहियों को गालियां भी दी जाती थी, है ना, रंग भेद के आधार पे। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन के चलते उन सिपाहियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और उन्होंने जो है उस सिप पे ही लिख दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, ये शिप पे लिखा। जब ये बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया तो अंग्रेजों को यहां पे ये खौफ हो गया कि हम जहां रात में सोने जा रहे हैं वहां पे सुबह उठेंगे या नहीं, ये भी खौफ हो गया, समझ रहे हैं। तो नवल म्यूटनी के बाद अंग्रेज पूरी तरह जो है भारत को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, इसीलिए एटली डिक्लेरेशन आया था। 23 फरवरी 1946 को सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने सिचुएशन को शांत कराया और इन लोगों ने क्या किया, फिर सरेंडर किया।
तो कल हमने सीखा था कि कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में, है ना। कैबिनेट मिशन 3 लोग लेके आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये जो 3 लोग कैबिनेट मिशन लेके आए थे, कैबिनेट मिशन ने 2 काम किए इंडिया में। एक तो भारत में इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, अंतरिम सरकार का, ऐसी सरकार जो बिना इलेक्शन के फॉर्म की गई थी, ठीक है। और दूसरा काम किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म किया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने लोगों से मिलकर बनी थी? 389। और जब देश का बंटवारा हो गया तो कितने बचे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स? 299, ठीक है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सेक्शन हम अलग से पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। इंटरिम गवर्नमेंट विदाउट इलेक्शन बनाई गई थी 24 अगस्त 1946 को डिक्लेयर की गई। 2 सितंबर को भारत की पहली सरकार बनाई गई, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट या वाइसरॉय बेविल थे इस समय पे, और पीएम और फॉरेन मिनिस्टर आपके जवाहरलाल नेहरू बने। फॉरेन मिनिस्टर के अलावा इनको और कौन कौन से पद मिले? कॉमनवेल्थ नेशंस के मिनिस्टर भी यही बने, फॉरेन मिनिस्टर भी यही बने और पीएम यही बने। इस समय भारत के होम मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर और प्रिंसली स्टेट्स के मिनिस्टर थे सरदार पटेल साहब, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर बने बलदेव सिंह। डिफेंस मिनिस्टर बाद में भी हमारे कौन है? बलदेव सिंह। एजुकेशन मिनिस्टर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। रेलवे मिनिस्टर अरुणा अशरफ अली बने। फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली बने और जोगेंद्र नाथ मंडल बने लॉ मिनिस्टर। लियाकत अली भी आपके किस पार्टी से थे? मुस्लिम लीग से। बाकी सब ये कांग्रेस से थे, ठीक है। अब इसके बाद जब भारत का बंटवारा हो गया तो ये जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट है ये भी चेंज हो गई, बदल गई। क्या बदला इसमें? सबसे पहले प्रेसिडेंट या वाइसरॉय हो गए माउंटबेटन, ठीक है। पीएम या फाइनेंस मिनिस्टर हो गए आपके जवाहरलाल, फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फॉरेन मिनिस्टर, है ना। और कम्युनिकेशन और होम मिनिस्ट्री मिल गई पटेल जी को, सरदार पटेल साहब को, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। याद रखना, ये सब याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर, याद रखना ये पहली भारत की महिला मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई को दे दिया गया था, जो पहले लियाकत अली के पास था, जो कि मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री राजकुमारी, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह ही रहे और फूड एंड एग्रीकल्चर मिल गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके 1948 तक जो है मंत्री रहे, मिनिस्टर रहे, 1950 तक मिनिस्टर रहे। और मिनिस्टर होने के बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही अपना प्रेसिडेंट चूज कर लिया इनको। 1950 से लेके 1952 तक प्रेसिडेंट भी कौन रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेटेड थे। किसने नॉमिनेट किया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। क्योंकि हमारे पहले इलेक्शन कब हो रहे हैं? 51 से 52 तक, लगभग नवंबर अक्टूबर में शुरू हुए थे और फरवरी तक चले थे। तो पहले चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन, हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन है ये, ठीक है। इसके बाद भारत की पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिसके प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन बना इसके बाद? जो नॉमिनेटेड किए गए थे वो फिर से 1952 में इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए, समझ गए। और 1950 में ही ये पद, जो वाइसरॉय का पद था, वही क्या बन गया? किसकी पोस्ट बन गई? प्रेसिडेंट की, है ना। 50 से 52 तक ये नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गए। आपको एक बात जान के बड़ी हैरानी होगी कि 1951 में भारत का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप ये समझ रहे हो कि अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, ठीक है। यानी नॉमिनेटेड गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था, समझ रहे हो, ये बड़ी बात है, क्लियर है। तो इलेक्टेड नहीं थी। इसी के बाद आपकी क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं, कहां के? ब्रिटेन के। और ये एक एटली डिक्लेरेशन करते हैं 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में। पता है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे वहां हाउस ऑफ कॉमन्स है। और अपर हाउस को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। 2 हाउसेज हैं, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है ऐसे ही वहां पे है, ठीक है।
समझ गए? तो एटली ने कहा कि ब्रिटिशर्स भारत को जून 1948 से पहले छोड़ देंगे, क्योंकि इस समय तक ब्रिटिशर्स को भी यह भरोसा नहीं हो रहा था। क्या भरोसा नहीं हो रहा था? कि हम अंदर जो है सो रहे हैं जाके, और बाहर हमारी पहरेदारी कौन कर रहे हैं? इंडियंस। सुबह तक हमारी गर्दन रहेगी हमारे धड़ के साथ या नहीं, पता ही नहीं। तो यहां पे डर का माहौल बन चुका था ब्रिटिशर्स के लिए। तो एटली ने डिक्लेयर कर दिया, और देख रहे हो तुम, 1 साल पहले ही छोड़ के चले गए। जून 1948 बोला है और अगस्त 1947 में छोड़ के चले गए। लगभग 1 साल पहले चले गए, क्योंकि डर था, खौफ था। समझ गए? यहीं पे एक प्लान आता है, डिक्कीवर्ड प्लान। ये डिक्कीवर्ड व्यक्ति है, इसने क्या कहा कि भारत को कैसे छोड़ना चाहिए हमको। ये अंग्रेजों को एक सीख दी और भारतीयों की सलाह ली। मतलब भारतीयों को भी पता चला डिक्कीवर्ड प्लान को, डिक्कीवर्ड योजना बनी है 24 मार्च 1947 को। इसने कहा कि जितने भी रजवाड़े हैं सभी को आपस में बांट दिया जाए, भारत अलग अलग, ठीक है, सेपरेट कर दिया जाए प्रिंसली स्टेट्स को। और ऐसे ही इन्होंने बाल्कन क्षेत्र था, एक बाल्कन क्षेत्र था, जो ये आपको दिखता है, ये बाल्कन स्टेट है ऊपर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये वाला है ना। ऐसे ही जब इन्होंने ये वहां पे किया था, तो ऐसे ही इन्होंने वहां पे भी इस क्षेत्र को छोड़ा था अलग अलग करके। तो इसे बाल्कन प्लान, बाल्कन योजना भी बोलते हैं। लेकिन भारत में तब तक जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल इतने क्रांतिकारी लोग थे कि उन्होंने डिक्कीवर्ड प्लान को एकदम लात मार दी। तो डिक्कीवर्ड योजना आपसे पूछी जाती है, डिक्कीवर्ड योजना अगर लागू हो जाती तो भारत के बहुत सारे टुकड़े होते हैं। समझ रहे हो? तो पहले से ही देश आजाद होने से हम पाकिस्तान नहीं टूटने दे रहे कि डिक्कीवर्ड योजना लागू कर रहे हैं, है ना। 565 रजवाड़े थे, 565 देश होते थे इस एक देश के। समझ गए बात को? क्लियर है यहां तक? तो डिक्कीवर्ड योजना सीखी हमने, एटली डिक्लेरेशन सीखा, और 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीखे। भारत जब पाकिस्तान इससे नहीं अलग हुआ था तब, और जब पाकिस्तान अलग हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 2 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने सीख लिए। समझ गए बात को? ठीक है ना। तो अब क्या करो आप, तो हम बात कर रहे थे डिक्कीवर्ड योजना के बाद अगर हम देखेंगे तो माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन आते हैं भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय, जो कि 47 से 48 तक भारत के वायसरॉय रहेंगे, और यही भारत को सरदार पटेल के साथ एक करने का प्रयास करते हैं। माउंटबेटन कहीं ना कहीं अच्छी नीति से आए थे, या ऐसे कह सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने मिलकर इनको सही लाइन में चला दिया, कि हमें तो एक भारत चाहिए, समझ रहे हो। तो इन्होंने सपोर्ट भी किया उसमें। फिर माउंटबेटन ने एक योजना बनाई जिसको माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान भी कहते हैं। 3 जून को डिक्लेयर किया गया। इन्होंने कहा अब भारत के 2 टुकड़े होंगे, जिसमें एक भारत और एक पाकिस्तान बनाया जाएगा। दोनों ही देशों को अपना अलग अलग वायसरॉय रखने का अधिकार है। पाकिस्तान ने अपने वायसरॉय मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया, और इंडिया के अगले वायसरॉय आफ्टर माउंटबेटन कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1948 से 1950 तक सी राजगोपालाचारी ही भारत के वायसरॉय रहे हैं, और 1950 से 1952 तक, अभी हमने बताया आपको, भारत के नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इंडिया चाहे और पाकिस्तान चाहे तो कॉमनवेल्थ नेशन से अलग हो सकता है। क्या है कॉमनवेल्थ नेशन? वो सारे देश जिसमें किसका राज रहा था यार, अंग्रेजों का, वो सभी नेशन क्या कहलाते हैं? कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, पता है आपको? हाँ, वहीं से लिया गया है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल वर्क एज गवर्नमेंट। माउंटबेटन प्लान में क्या कहा गया? जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक एज अ गवर्नमेंट कौन वर्क करेगा? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं। और जब तक देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक लॉ की तरह कौन सा एक्ट काम करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कल बताया था आपको, सारी कहानी बताई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बताई थी, है ना, कैसे बन के आया। फिर पाक एंड इंडिया हैव देयर ओन वायसरॉयज, ये लिख लिया आपने। माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया, और 2 देशों के फॉर्मेशन की तैयारियां शुरू हो गई। ठीक है। अब यहां पे आएंगे कि पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में एक एक्ट पास किया गया। क्या नाम है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
ये आपका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है 4 जुलाई 1947 को, और ये पास हो जाता है 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, और क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे जो साधु संत लोग थे वो ये चाहते थे कि 14 अगस्त को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, समझ रहे हैं, या 15 अगस्त को दिन में आजादी नहीं तो रात में आजादी ली गई। मतलब कुछ ऐसा था कि एस्ट्रोलॉजी वो दिखा रहे थे कुछ, समझ रहे हो। तो इसलिए रात के 12 बजे आजादी मिली है हमको, समझ रहे हैं। तो रात के 12 बजे स्पीच दिया था जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से 15 अगस्त को। इसलिए 15 अगस्त हर बार कहां सेलिब्रेट होती है? लाल किले पे, है ना। और 26 जनवरी सेलिब्रेट होती है कर्तव्य पथ। जो पहले राजपथ हुआ करता था वो अब कर्तव्य पथ है, जो पहले मुगल गार्डन हुआ करता था वो अब अमृत उद्यान। ठीक है, और हम रात के 12 बजे मिडनाइट को आजादी मिली हमें फर्स्ट। अच्छा, भारत आजाद होने के बाद विदेशों में पहले किस जगह पे तिरंगा झंडा लहराया गया? तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है, पार्लियामेंट जो पुरानी पार्लियामेंट थी ये दो लोगों ने बनाई थी, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसलिए वो उस जगह को लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं अगर आप गए हो कभी, है ना। 1921 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1929 में खत्म हुआ था और 100 साल की मियाद बोली गई थी। 100 मियाद समझते हो? 100 साल का उसका लाइफ बोली गई थी पार्लियामेंट की। तो 1929 से 2029 तक ही लाइफ है, इसके बाद टूट सकती है पार्लियामेंट, इसलिए नई पार्लियामेंट बन गई 2029 से पहले, समझ रहे हो। ठीक है, वाइसरॉय हाउस जो था वो क्या बन गया? प्रेसिडेंट्स हाउस। अच्छा, ये सारी ही चीजें अंग्रेजों ने कहां पे बनाई थी? रायसीना की पहाड़ियों पे। अंग्रेज हमेशा बड़ी बिल्डिंग और ऊंचे पे रहना चाहते थे, इंडियंस को नीचे रखना चाहते थे। अगर जहाँ पे है ना इस पार्लियामेंट का सिचुएटेड है, वहां से गोल्ड लेकिन प्रॉपर नहीं, हाँ ऊंचा है ना। हाँ, वो उनपे पूरे पे अपना कंट्रोल दिखाने के लिए यस, सिंबॉलिक। हाँ, तो अंतिम वाइसरॉय हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहे हैं 48 से 50। 48 में माउंटबेटन इंडिया से चले जाते हैं, ठीक है, और 50 से 52 तक पहले नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट और उससे 52 के बाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गए। क्लियर है? इस तरह हमें आजादी मिल गई। क्लियर हो गया हमारा? क्लियर कर दो। अब